So hello guys and welcome back to Marks Up. In this particular lecture we will be talking about the bryophytes and pteridophytes in detail. In the last lecture we have already talked about the algae and the basic classification criteria in case of plant. So algae में हमने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ लिया, ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लिया एज वेल एज रेड एल्गी के बारे में पढ़ लिया। आज ब्रायोफाइट में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस एंड आफ्टर दैट हम लोग जब आगे बढ़ जाएंगे इन टेरिडोफाइट्स तो हम हॉर्सटेल और फर्न्स का डिस्कशन करेंगे। इन दोनों को साथ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर लिंक्ड और इनके बीच के जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो अक्सर सवालों के रूप में आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाएंगे। कल मैंने आपको एक साइकिल पढ़ाई थी और वो साइकिल मैं यहाँ पर हल्की सी रिपीट करना चाहता हूँ जिससे कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स दोबारा से रिकैपिचुलेट हम लोग कर पाएं एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट है ओके प्लांट को हम लोग 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें से जो एल्गी और जो ब्रायोफाइट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये आपके हैप्लॉन्टिक होते हैं यानी कि आपके गैमेटोफिटिक होते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि एल्गी और ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट है ये डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट जो है ये डोमिनेंट है। ओके ज्यादातर जो बॉडी का पार्ट रहेगा ये गैमेटोफाइट रहेगा और यही पार्ट जो है आपका मोस्टली फोटोसिंथेटिक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइट देन इससे भी एडवांस जो प्लांट्स हैं जिनको आप जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आपका स्पोरोफिटिक फेज जो है ये ज्यादा डोमिनेंट रहता है। तो यहां पर गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट ना होकर के क्या होता है, स्पोरोफाइट ज्यादा डोमिनेंट रहता है। ओके इनको आप डिप्लॉन्टिक प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ज्यादातर जो फेजेस हैं वो आपके डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। यहां पर ज्यादातर जो फेजेस हैं ये हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। अब आप देखिए कि इस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के बीच में ट्रांजिशन कैसे होती है। यहां पर आपका एक मेल है समझ लीजिए और यहां पर एक फीमेल है समझ लीजिए। अब मेल और फीमेल ने गैमीट्स बनाए, समझ लीजिए मेल और फीमेल क्या थे, हैप्लॉयड थे या फिर आप डिप्लॉयड भी मान सकते हैं, दैट इज टोटली योर कॉल। समझ लीजिए मेल और फीमेल हैप्लॉयड थे। अगर हैप्लॉयड मेल और हैप्लॉयड फीमेल गैमीट बनाना चाहते हैं और गैमीट भी आपका जाहिर सी बात है हैप्लॉयड ही होगा, तो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, आपको माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशनल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो माइटोसिस आपका यहां पर हो गया। अब ये जो दोनों के दोनों गैमीट्स हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे यानी कि ये जो दोनों के दोनों हैप्लॉयड गैमीट हैं ये पास पास आएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे और बना लेंगे डिप्लॉयड जाइगोट। आफ्टर विच पर्टिकुलर प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है समझ लीजिए इसने काफी सारे सेल्स बनाए, इसने खुद जैसे डिप्लॉयड हजारों सेल्स बनाए। तो यहां पर क्या हो गए, हजारों सेल्स बन गए आपके डिप्लॉयड इन नेचर। तो इसने क्या किया होगा, जाइगोट ने यहां पर आपका माइटोसिस किया होगा क्योंकि माइटोसिस से ही एक जैसे सेल्स बनते हैं ना, ये तो इक्वेशनल डिवीजन है। यहां पर माइटोसिस किया, हजारों डिप्लॉयड सेल्स बना लिए। अब ये जो डिप्लॉयड सेल्स हैं इनमें कौन सी डिवीजन होगी, इनमें आपकी मियोटिक डिवीजन होगी, तब जाके हैप्लॉयड सेल्स बना पाएंगे। समझ लीजिए ये जो डिप्लॉयड हजारों सेल्स बने ये आपका स्पोरोफिटिक प्लांट हो गया, राइट। अभी जो आपकी प्लांट बॉडी बनी है इसे आप क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी आपका डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का यहां पर जनरेशन हो चुका है। अब ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। नाम ही है स्पोरोफिटिक तो स्पोर बनाएंगे। जैसे गैमेटोफिटिक जो आपके इनिशियल ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने गैमीट बनाया, सिमिलरली आपका यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है स्पोर बनाएंगे। स्पोर आपका हैप्लॉयड होता है तो हैप्लॉयड स्पोर बनाने के लिए क्या करेंगे, हैप्लॉयड स्पोर बनाने के लिए मियोसिस करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन करेंगे। मियोसिस करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन करेंगे। ये जो स्पोर है हैप्लॉयड स्पोर ये जर्मिनेट हो जाएगा और ये आपकी हैप्लॉयड प्लांट बॉडीज बना लेगा जिससे हमने शुरुआत की थी। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर क्या देखने को मिला कि किस प्रकार से आपके जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडीज होती हैं ये आपका गैमीट बनाती हैं एंड किस हिसाब से गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किस हिसाब से स्पोर बनाती है एंड ये स्पोर किस हिसाब से जर्मिनेट करके दोबारा से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। ये पूरी की पूरी एक साइकिल। यहां पर जो हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें हैप्लॉयड फेज हावी होता है, इनकी ज्यादातर जो प्लांट की बॉडी है वो गैमेटोफिटिक कहलाती है और स्पोरोफाइट जो इसमें रिड्यूस होता है, छोटा होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की, तो इनके अंदर ज्यादातर जो प्लांट पार्ट्स हैं वो आपको स्पोरोफिटिक फेज में देखने को मिलेंगे और यहां पर गैमेटोफाइट थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड आपको देखने को मिलेगा।
तो इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ प्लांट का नाम दे दिया होगा दैट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड, सही बात है कि नहीं? तो अगर जिम्नोस्पर्म है तो स्पोरोफिटिक आपका डोमिनेंट फेज होगा तो गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड ही होगा, तो ये आपकी सही स्टेटमेंट हो जाती है। आप इस हिसाब से लिंक कर सकते हो और यही सेम चीज हम आपको लिंक करना सिखाएंगे इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक। अभी के लिए हमें ये साइकिल जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसी साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के अंदर, इसी साइकिल को हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के अंदर। ऑर्गन्स के नाम बदल जाएंगे और इन फेजेस का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगा। बिकॉज ब्रायोफाइट जैसा अभी आपने सुना कि आपका गैमेटोफिटिक है तो इसमें गैमेटोफाइट आपको ज्यादा प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइट उल्टा हो जाता है, ये स्पोरोफिटिक है तो इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, उस प्रकार के प्लांट पार्ट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो इस साइकिल को हम लोग दोहराएंगे इन दोनों के दोनों टॉपिक्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट की डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? सबसे पहले जो सबसे कॉमन लाइन इनके बारे में आपको जाननी रहती है वो ये है कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एम्फी जो है, एम्फी वर्ड का मतलब होता है ड्यूअल। जैसे आपके एम्फीबियंस होते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स आपके लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं एज वेल एज वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बट यहां पर क्या है, यहां पर जो एम्फीबियंस हैं ये आपके लैंड पे भी रह सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लैंड पे हैं तो इन्हें वाटर की जरूरत पड़ेगी फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पर्पसेस, यानी इन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये लैंड पर भी होकर वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, इन्हें दोनों की जरूरत पड़ेगी ही फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे तो टेरिडो में आप एक चीज पढ़ेंगे एनसीईआरटी में लाइन कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। ये लाइन आपको देखने को मिलेगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट हर जगह नहीं पाए जा सकते, उन्हीं जगह पाए जा सकते हैं जहां पर लैंड जो है वो थोड़ा बहुत मॉइस्ट हो और उसके आसपास पानी हो, क्योंकि टेरिडोफाइट्स को भी पानी की जरूरत पड़ती है। ओके, टेरिडोफाइट में भी जो प्रोथैलस बनेगा उसको ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी जो मेल गैमेट होंगे उनको ट्रांसफर होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट हमारे यहीं से क्लियर हो गया कि दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये सॉइल पर रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चाहे कहीं पर भी रहे इन्हें वाटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पर्पसेज। क्योंकि ये अपने मेल गैमेट को जब भेजते हैं फीमेल की साइड, राइट, ये अपने जब एंथ्राजॉइड्स को भेजते हैं फीमेल की साइड तो उनकी मोटिलिटी को कौन सप्लीमेंट करता है? वाटर सप्लीमेंट करता है। वाटर इज द मीडियम। ये वाटर क्या है? ये आपका मीडियम है जिसके थ्रू मेल गैमेट आपका ट्रेवल करता है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, यानी शेडेड जैसी जगह पर छाया है, थोड़ी ठंडी जगह, डैम्प यानी कि थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए और ह्यूमिड का मतलब भी पानी होना चाहिए। तो ऐसी जगह जहां पर ठीक ठाक पानी है, जैसे यहां पर आपको पानी देखने को मिल रहा है, यहां पर भी आपको वाटर से रिलेटेड आसपास पानी देखने को मिलेगा, एज वेल एज ये मॉइस्ट प्लेस है, राइट। पेड़ के तने के ऊपर अगर आप ग्रो कर रहे हो देन दैट इज ऑब्वियसली मॉइस्ट, क्योंकि जो वस्कुलर सिस्टम है एक प्लांट का, एक बड़े ट्री का, उसके साथ आप कनेक्टिविटी बना चुके हो, तो आसपास पानी होगा ही, किसी भी रूप में वो मौजूद हो सकता है, राइट। चलिए अब देखो, द बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। जाहिर सी बात है, हम एक ऑर्डर में चलते हैं। हम जब भी किसी भी क्लास को पढ़ते हैं, किसी भी फाइलम को पढ़ते हैं, किसी भी डिवीजन को पढ़ते हैं, किसी भी किंगडम को पढ़ते हैं, तो हम एक ऑर्डर में बढ़ते हैं फ्रॉम लेस डेवलप्ड टू मोर डेवलप्ड। जब हम किंगडम्स की बात करें तो हमने देखा मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया, तो हम लोअर डेवलप्ड टू हायर डेवलप्ड की तरफ जा रहे थे। अभी हम प्लांट के अंदर आए हैं तो प्लांट के अंदर हमने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी एल्गी आपके सबसे प्रिमिटिव थे, ब्रायोफाइट आपके ऑब्वियसली एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड होंगे। इसमें सोचने का कुछ भी नहीं है, इस लाइन को आप लोग जो है ऑटोमेटिकली कंसेप्चुअली क्लियर कर सकते हैं। इट इज अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। क्या बात हो गई यहां पर? क्या कह दिया है? यानी यहां पर यह कह दिया है कि इनकी बॉडी थैलस लाइक है। थैलस लाइक का मतलब यहां पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं है, यानी इनका थैलस ज्यादा मॉडिफाइड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्गी। एल्गी में भी थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, यहां पर भी थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर थोड़ा सा डेवलप्ड थैलस है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम, लीफ अभी भी यहां पर नहीं आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं।
दूसरा यहां पर ये बोला है कि बॉडी जो है वो प्रोस्ट्रेट हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, यानी या तो बॉडी खड़ी हो सकती है या बॉडी पड़ी हो सकती है। दोनों तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो डेंस मैट्स बनाते हैं, यानी जो आपकी जमीन है, जो आपका सबस्ट्रेटम है, उस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये एक लेटरल डायरेक्शन में फैलेंगे, ये अपने आप का जो है सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, तो ये प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं। एज वेल एज ये इरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी ये खड़े भी हो सकते हैं। अगर ये आपका सबस्ट्रेटम है, ये कोई इलाका है, तो इस इलाके से ये उभरते हुए ऊपर की साइड भी आ सकते हैं। दोनों तरीके के आपको ब्रायोफाइट देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आप इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे, वो मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि ब्रायोफाइट जो है लाइकन के साथ मिलके, लाइकन और ब्रायोफाइट सबसे पहले बंजर जमीन को कॉलोनाइज करते हैं। यानी रॉक्स के ऊपर अगर अगर कभी लाइफ आएगी, अगर आपको एक रॉक को एक लिविंग एरिया में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले कौन आता है रॉक के पास? सबसे पहले आता है लाइकन। लाइकन क्या करता है? एसिड्स सिक्रीट करता है, और लाइकन जब एसिड सिक्रीट करते हैं तो इस रॉक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये रॉक जो है मिट्टी में तब्दील हो जाता है, और जब रॉक मिट्टी में तब्दील होगा, उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा? ब्रायोफाइट आएगा। और ये ब्रायोफाइट क्या करता है? इसके ऊपर आकर के डेंस मैट बना लेता है, क्योंकि आपको पता है देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। यानी कि अगर आप डेंस मैट नहीं बनाओगे, अगर आप उस मिट्टी को पकड़ के नहीं रखोगे, तो जैसे ही बरसात आएगी, वो जो मिट्टी की अपर फर्टाइल लेयर है, वो बह करके नदियों के किनारे चली जाएगी। इसीलिए नदियों के किनारे जो एलुवियल सॉइल होती है, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है, क्योंकि आसपास की जितनी भी जमीन है, उसकी मिट्टी ऑलरेडी बह करके वहां पर आई हुई होती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मिट्टी की ऊपरी सतह, ऊपरी परत बह करके चली जाए, तो आपको उसे बाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्लांट्स। और उसमें से सबसे पहले जो है वो आपके कौन है? ब्रायोफाइट। लेकिन ये लाइकन के थोड़ा बाद आते हैं, इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है। अब ये ब्रायोफाइट जुड़े कैसे हुए होते हैं सबस्ट्रेटम से? ये राइजोइड से जुड़े होते हैं। और राइजोइड क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक, लाइक क्यों बोला है? बिकॉज दे आर नॉट ट्रू रूट, क्योंकि जब बॉडी थैलस है तो ट्रू रूट स्टेम और लीफ तो है ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाती है। राइजोइड आपके यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर आपके क्या हो सकते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि थैलॉइड है तो ट्रू रूट स्टेम और लीफ यहां पर एब्सेंट है। ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर के नाम पे यहां पर राइजोइड है। मेन एक्सिस जो है यहां पर आपकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। एज वेल एज जो लीफ है, ये ओरिजिनल लीफ नहीं रहती, जैसे आपका फ्रॉन्ड था एल्गी के अंदर, वैसे यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। राइट? सो द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनिशियली। मैंने आपको बताया था एल्गी और ब्रायोफाइट जो है, इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यूजुअली देखने को मिलती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। जबकि आप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जब बात करेंगे, तो बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। वहां पर उनकी बॉडी डिप्लॉन्टिक होगी। उनके ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो आपको डिप्लॉयड देखने को मिलेंगे। तो इनकी बॉडी हैप्लॉइड है, और क्योंकि इनकी बॉडी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड गैमेट बनाती है, तो इन्हें गैमेटोफिटिक कहा जाता है। जब मैंने साइकिल की शुरुआत की थी, तो मैंने हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स लिए थे। मेल भी हैप्लॉइड था, फीमेल भी हैप्लॉइड थी। उनमें माइटोसिस हुई और आपके हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार हो गए। वो गैमेट्स फ्यूज हुए, डिप्लॉइड जाइगोट बना। डिप्लॉइड जाइगोट में डिवीजन हुई, स्पोरोफाइट बना जो कि डिप्लॉइड था, और उस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हुई, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और उन हैप्लॉइड स्पोर्स ने जर्मिनेट करके दोबारा से क्या बनाई? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाई। ये साइकिल हमेशा चलती है और हर प्लांट में चलती है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन चेंज होती रहती है, जिस बेसिस पे हम इन्हें गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक कहते हैं कि इनमें डोमिनेंट फेज कौन सा है। ओके, एक ब्रायोफाइट का यहां पर आपको चित्र दिखा रखा है, विच इज फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया क्या है यहां पर? ये आपका मॉस है। जैसे मैंने आपको बताई थी दो कैटेगरीज, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। फ्यूनेरिया आपका यहां पर मॉस है। तो फ्यूनेरिया में आप देख रहे हैं गैमेटोफाइट जो है, ये आपका कैसा है? गैमेटोफाइट आपका लीफी है। इस बात को समझने की कोशिश करना। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड फेज, और ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड फेज कैसा होता है? डोमिनेंट। यहां पर आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं इस पार्ट तक, क्योंकि ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और अगर ये खुद का खाना खुद बना सकता है, तो क्या गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। खुद का खाना खुद बनाता है, इसे आप कहते हैं इंडिपेंडेंट। जबकि यहां पर जब आप देखेंगे स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट आपका डेवलप होता है। इसमें आपके तीन पार्ट्स होते हैं, राइट? सबसे नीचे वाला जो यहां पर अटैच होगा एकदम बेस पे, इसे फुट बोलेंगे आप। फिर एक आपका स्टॉक रहेगी जिसे आप सीटा बोलते हैं। सबसे ऊपर रहता है कैप्सूल। अब स्पोरोफाइट का काम क्या है? स्पोरोफाइट डिप्लॉन्टिक होता है। इसका काम होता है मियोसिस करके स्पोर बनाना। तो ये जो कैप्सूल है,
इस कैप्सूल के अंदर क्या होती है, इस कैप्सूल के अंदर आपके जो स्पोरेंजियम होते हैं इन्हें आप स्पोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका स्पोर फॉर्मेशन कैप्सूल के अंदर होगा। यहां पर आपके स्पोर जो है बनेंगे, इसके अंदर जो है आपके स्पोर बनते हैं, इसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, इनके अंदर स्पोर जो है आपके फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस कहां होगी, मियोसिस आपकी कैप्सूल के अंदर होगी। तो स्पोरोफाइट जो है ये आपका लेस इंडिपेंडेंट कहा जाता है, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है खाने पीने के लिए। लेकिन गैमेटोफाइट तो आपका क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा एडवांस है। ये ज्यादातर जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट माना जाता है। ये आपको थ्योरी में भी ऐसी की ऐसी लाइन देखने को मिलेगी। डन। चलिए, तो यहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट अब एल्गी से ऊपर निकल चुका है। अब ब्रायोफाइट में आपको कोई यूनिसेलुलर ब्रायोफाइट नहीं देखने को मिलेगा। यूनिसेलुलर आपके कुछ चुनिंदा एल्गी ही थे, यूनिसेलुलर आपके कुछ चुनिंदा एल्गी थे, तो उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी तो यूनिसेलुलर होंगे। सोच के देखो यार, जब पूरी एल्गी के अंदर यूनिसेलुलरिटी है, जब पूरा एल्गी है ही एक सेल, तो उसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन का तो कोई लोचा ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। जब पूरी बॉडी में ही एक सेल है तो अलग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेल थोड़ी बनाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंपल्सरीली आपके ब्रायोफाइट में मल्टीपल सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं एंड दे आर मल्टी सेलुलर। ओके, तो मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो भी डेवलप्ड होता है, मल्टी सेलुलर होता है। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो भी आपका मल्टी सेलुलर होता है, डेवलप्ड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हो, अब नाम बहुत जरूरी है, इसे आप बोलते हो एंथ्रीडियम। ओके, एंथ्रीडियम, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम व्हाट, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम एंथर। जब आप हायर प्लांट्स की बात करते हो ना, जब आप बात करते हो फ्लावरिंग प्लांट की, तो आप देखते हो वहां पर जो स्टेमन होती है उसके दो पार्ट होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज एंथर, एंड ये जो है आपका लंबा सा स्टॉक, इसे आप क्या कहते हैं, फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, और इस कंप्लीट को आप मिला करके क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो ये जो आपका एंथर है ना, दिस एंथर वर्ड रिप्रेजेंट्स मेल। ओके, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एंथ्रीडियम है, इस एंथ्रीडियम में कौन सा वर्ड आ रहा है, इनिशियली आप देखोगे एंथर वर्ड आ रहा है। तो ये जो एंथर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल। ओके, और ये आपका बायफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड्स बनाएगा, जो मैंने नाम लिया था यहां पर, बायफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड ये बनाएगा, यानी ऐसा एंथ्राजॉइड बनेगा। ये आपका क्या हो गया, मेल गैमीट हो गया। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन रहता है इसे आप बोलते हैं आर्किगोनियम। ओके, आर्की वर्ड इज रिलेटेड टू फीमेल, एंड ये आपकी फ्लास्क शेप होती है, उल्टी लटकी हुई होती है, तो इसे आप इन्वर्टेड फ्लास्क शेप भी बोल सकते हैं। और ये आपका सिंगल एग जो है प्रोड्यूस करती है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपका एंथ्रीडियम है विद स्पर्म, तो ये आपका एंथ्रीडियम है। दिस सिंगल राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, और इसके अंदर आपके बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको आप स्पर्म भी बोलते हो, यानी ये क्या है, आपके एंथ्राजॉइड्स है। एंथ्राजॉइड, जिसको आप स्पर्म भी बोल सकते हो इस केस में, क्योंकि स्पर्म इज अ जनरलाइज्ड नेम जो किसी भी मेल गैमेट के लिए यूजुअल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ समझने के लिए। एक्चुअल नाम इसका एंथ्राजॉइड ही बोला जाएगा। एंड ये जो आपका फीमेल है, इसमें आप देखें इस प्रकार की शेप है। ओके, तो फ्लास्क को उल्टा कर दिया, इस प्रकार की इसकी शेप है, और इसके अंदर सिंगल एग जो है देखने को मिलता है। तो एग क्या है, ये आपका सिंगल एग देखने को मिल रहा है। तो ये आपको सीधा सीधा डायग्राम से याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायग्राम लगाया है, जिससे कि आपको याद हो जाए कि सिंगल एग था, तो नंबर में कोई आपको कभी भी कंफ्यूज ना कर पाए। राइट, नंबर में कोई आपको कंफ्यूज कर ही ना पाए। जब आप इस स्लाइड को देखो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज याद आ जाए। ओके, सो ये आपको फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिल रही है, एंड यहां पर आपको मेल गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है, यानी मेल और फीमेल जो है वो आपके सेपरेट हो सकते हैं। और ये जो आपका एग्जांपल है मार्केंशिया का, जो कि एक लिवर वॉर्ट है, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। तो मार्केंशिया एक लिवर वॉर्ट है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेल आपका एकदम मुरझाया हुआ सा रहेगा, ओके, जबकि फीमेल आपकी एकदम सजी धजी रहेगी। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट 2015 के अंदर। तो यहां पर देखो, जो फीमेल है आपको सिर्फ देखकर बताना है, देखो फीमेल है एकदम सजी धजी मस्त एकदम, जबकि मेल जो है एकदम बॉयज हॉस्टल वाला एकदम मुरझाया हुआ है, राइट, जैसे बिल्कुल नहाया ना हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका फीमेल थैलस आपको दिखाया हुआ है। तो राइजॉइड तो कॉमन होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन तो दोनों को ही करनी है, अटैचमेंट तो दोनों को ही करनी है, राइजॉइड तो दोनों में कॉमन होंगे। यहां पर आपका जो मेन गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है ना, यहां पर आपका जो मेन गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, यहां पर कुछ रिसेप्टेकल प्रेजेंट रहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, गैमा कप। तो गैमा कप क्या है, गैमा कप एक रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल मतलब एक अटैचमेंट स्ट्रक्चर है जो कि इस गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है। और इस गैमा कप के अंदर, अगर ये आपका गैमा कप है ना, अगर ये आपका गैमा कप है, तो इस गैमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इस गैमा कप के अंदर प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे गैमा। इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं आपके मल्टी सेलुलर छोटे छोटे गैमा।
ओके गैमा। तो गैमा कप के अंदर गैमा प्रेजेंट होते हैं और ये गैमा क्या करते हैं, गैमा आपके फर्दर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गैमा जो है आपके रिलीज हो सकते हैं एंड अल्टीमेटली दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, टू अ न्यू ब्रायोफाइट। ओके ब्रायोफाइट ये आपका हो सकता है। डन। तो ये आपका गैमा कप है, इसके अंदर गैमा मिलेंगे, यहां पर भी आपका गैमा कप है, इसके अंदर भी आपके गैमा मिलेंगे। फर्क क्या है, फर्क इसमें है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये फीमेल है तो क्या कहलाएगा, आर्किगोनियम। ओके आर्किगोनियम। और ये आपका क्या कहलाएगा, एंथ्रीडियम। जब हम बात कर रहे थे फंगस की उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर स्पोरेंजिया है तो नीचे वाली डंडी को क्या बोलोगे, स्पोरेंजियोफोर। अगर ऊपर कोनिडिया है तो नीचे वाली डंडी को बोलोगे कोनिडियोफोर। सिमिलरली यहां पर अगर आर्किगोनिया है तो नीचे वाली डंडी को क्या बोलोगे, कोनिडियोफोर। फोर का मतलब होता है वो स्टॉक जो कि इन्हें अटैच कर रही है। यहां पर एंथ्रीडिया है तो नीचे वाली डंडी को क्या बोल दोगे, एंथ्रीडियोफोर। सारी चीजें लिंक्ड होती हैं बायोलॉजी में, आपको बस मतलब पता होना चाहिए कि इस फोर का मतलब क्या है। आगे नाम लगा करके आप खुद से लेबलिंग भी कर सकते हो, कोई आपको गलत नहीं ठहरा सकता। राइट। देन यहां पर देखो यार, एंथ्राजॉइड्स जो है, यानी आपका जो मेन पार्ट है दैट इज द मेल पार्ट, वहां से एंथ्राजॉइड निकलेंगे विच आर बायोफ्लैजेलेटेड इन नेचर। ये जो बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड्स हैं ये वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे और आर्किगोनियम के पास चले जाएंगे। यानी अगर आप लास्ट डायग्राम देखें, एक सेकंड, अगर आप लास्ट डायग्राम देखें तो यहां पर देखो, यहां पर आपका जो मेल एंथ्राजॉइड था ये आपका अब यहां से रिलीज कर दिया जाएगा एंड फीमेल के पास पहुंचेगा। अब फीमेल के पास पहुंचेगा कैसे भाई, पानी से पहुंचेगा। ब्रायोफाइट को आप क्या कह रहे थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो सीधी बात है वाटर एज अ मीडियम यूज करेगा ना, ये वाटर एज अ मीडियम यूज करेगा और जो मेल एंथ्राजॉइड है वो किसके पास चला जाएगा, फीमेल आर्किगोनियम के पास चला जाएगा, एग के पास चला जाएगा, अल्टीमेटली वहां पर जाकर एग के साथ फ्यूज करके क्या बना लेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेगा। बात समझ में आ गई, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेगा। यानी दो गैमीट आपके बनेंगे, थैलस के ऊपर मेल, थैलस के ऊपर मेल गैमीट बनेगा, यानी यहां पर एंथ्राजॉइड बनेंगे और यहां पर जो है आपके आर्किगोनियम के अंदर एग आपका प्रेजेंट ही है फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के अंदर। जब आपके मेल एंथ्राजॉइड रिलीज होंगे तो फीमेल तक पहुंचेंगे एंड वहां पर जाकर क्या कर देंगे, रिप्रोडक्शन कर देंगे, फ्यूजन कर देंगे एंड अल्टीमेटली दे विल लीड टू द जनरेशन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये इनकी सेक्सुअल साइकिल है। अब जाइगोट जो है ये अचानक से मियोसिस नहीं करता, यानी ये डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और डिप्लॉयड फॉर्म के सेल जब बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे तो क्या बना रहे थे, मल्टी सेलुलर बॉडी बना रहे थे, जिसको आप स्पोरोफाइट बोल रहे थे। यानी जो सिंगल डिप्लॉयड सेल था, जैसा मैंने आपको बताया था, इसने माइटोसिस करी, इसने माइटोसिस करी और इसने बहुत सारे सेल बना लिए, हजारों सेल बना लिए डिप्लॉयड ही। तो इसे आप क्या बोल रहे थे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इस लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था। तो स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इन्होंने बना ली। अब स्पोरोफाइट जो है इट इज नॉट फ्री लिविंग। क्यों नहीं है इट इज फ्री लिविंग, क्योंकि मेरे भाई आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो फ्री लिविंग होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। स्पोरोफाइट तो डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर खाना खाने के लिए। आपको मैंने पीछे बताया भी हुआ है, चीजों को लिंक करके पढ़ाता हूं जिससे सब चीजें साथ साथ याद होती चली जाए। यहां पर देखो एक बार डायग्राम, गैमेटोफाइट जो है यहां पर पहले लिख दिया था इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें लीफ है, खुद का खाना खुद बना सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो स्पोरोफाइट है ये खाने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड किस पे करेगा, आपका गैमेटोफाइट पे। क्योंकि ब्रायोफाइट है दोस्त, ये ब्रायोफाइट में आपका गैमेटोफाइट ज्यादा डेवलप्ड रहता है और स्पोरोफाइट कम। तो इस बात का आपको प्रमाण मिल गया ना अब थ्योरी में, राइट। पहले हम डिस्कस कर चुके थे बट नाउ वी गॉट द प्रूफ कि आपका स्पोरोफाइट जो है ये फ्री लिविंग नहीं रहता, लेकिन ये अटैच रहता है आपका फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से। फोटोसिंथेटिक क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लीफ प्रेजेंट है गैमेटोफाइट में एंड इट डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और आपका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट को भी खाना बना बनाकर खिला सकता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस। अब आपकी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, उसमें से कुछ जो सेल्स हैं वो मियोसिस शो करेंगे। अगर आपके इन स्पोरोफिटिक प्लांट सेल्स में मियोसिस हुई तो आपके डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होने के बाद क्या बनता है, हैप्लॉयड स्पोर ही बनेगा ना। तो इनके अंदर जब मियोसिस होगी तो क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड स्पोर बन जाएगा। यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई होगी कि आपका हैप्लॉयड स्पोर बनेगा और ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, अगर हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट कर रहा है तो ये आपका हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा जिसको आप गैमेटोफाइट बोलोगे। यानी हमने जो साइकिल पढ़ी थी उसको इनिशियली पढ़ने का फायदा हमें जो है मिल गया, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता थी, राइट। इन सब बातों को हम लोग पहले से जानते थे, कौन सी चीज फ्री लिविंग होगी, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है, कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी आपकी डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है। वी न्यू ऑल द थिंग्स
इनको बस हमने रिकैपिचुलेट किया, यानी जो हमारी पहली रीडिंग कहलानी चाहिए थी वो एक्चुअल में हमारा रिवीजन कहला गया। एंड हमें 2 बार चीज़ों को पढ़ के चीज़ें दिमाग में ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पर देखो यार, ये आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम आपकी थोड़ी फ्लास्क शेप यहाँ पर बना देते हैं। इसके अंदर है एग, ओके? इस एग के पास कौन आया? इस एग के पास आया एंथ्राज़ॉइड, एंथ्राज़ॉइड आ गया, यानी मेल गैमीट आ गया। मेल गैमीट आ गया यानी ये स्पर्म आ गया आपके तैर के, ओके? अब ये जो स्पर्म है ये यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने क्या कर दी? फर्टिलाइजेशन कर दी। अगर इन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दी तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, क्योंकि सिंगल सेल्ड ज़ाइगोट के बाद डिवीजन भी तो स्टार्ट होगी। सिंगल सेल से तो कुछ होता नहीं है, 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे एंड सो ऑन। सो एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। अब ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है इसके फिर स्ट्रक्चर तैयार होना स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे स्पोरोफाइट के, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट वाली साइट होती है यहाँ पर आपका फुट होता है, यहाँ पर आपका सीटा है जो कि स्टॉक है, एंड ये आपका कैप्सूल है। कैप्सूल में क्या हो रहा था? कैप्सूल के अंदर मैंने आपको बताया था कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, यहाँ पर आपके स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो यहाँ पर आपके स्पोर बने। ये जब स्पोरेंजियम फटा या फिर आपका जब कैप्सूल फटा तो स्पोर्स निकल गए, और ये स्पोर्स जब निकले तो ये जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? हैप्लॉइड स्पोर है, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट ही तो बनाएगा। तो इसके राइजॉइड्स का विकास हुआ और ये आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाने लग गया, यानी इसने क्या बना लिया? गैमेटोफाइट बना लिया। बहुत ही प्यारा डायग्राम है, एक ही डायग्राम में, इतने छोटे से डायग्राम में सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। सिमिलरली अगर आप लाइफ साइकिल मार्केंशिया की एक और तरीके से देखने की कोशिश करें, यहां पर देखो ये आपके गैमा कप है जिनको हम रिसेप्टेकल बोल रहे थे, जो कि थैलस के ऊपर अटैच है। ये आपका पूरा का पूरा थैलस है जो कि यहां पर बन चुका है, गैमेटोफिटिक थैलस, ओके? नीचे राइजॉइड्स हैं, एनसीईआरटी का जो डायग्राम था उससे सिमिलर ही डायग्राम है। यहां पर दिस इज फीमेल पार्ट, ओके? और इसके नीचे स्टॉक लगी थी जिसे हम क्या बोल रहे थे? आर्किगोनियोफोर, राइट? तो यहां पर जो आर्किगोनियोफोर के ऊपर आर्किगोनियल ब्रांच है, यहां पर आपका फीमेल पार्ट जो है देखने को मिलेगा। यहां पर जो आपके फ्लास्क शेप आर्किगोनियम एंड अल्टीमेटली उनके अंदर एक्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ये जो मेल थैलस है, मेल थैलस के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? एंथ्रीडियोफोर, देन आपका एंथ्रीडियल हेड जिसमें आपके एंथ्रीडियम, और उनके अंदर, अब ये आपके एंथ्रीडियम हो गए, इनके अंदर क्या है? एंथ्राजॉइड्स है, इनके अंदर एंथ्राजॉइड्स ये आपको देखने को मिले, राइट? तो ये बात आपकी करेक्ट हो गई। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, इसे आप क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, की हमें या फिर पर्यावरण को या फिर किसी भी जीव को ब्रायोफाइट से क्या क्या फायदा है। तो कुछ ऐसे मॉसेस होते हैं, ओके, जो कि हर्बेशियस मैमल्स के लिए खाने का काम करते हैं। यानी ये आपके क्या होते हैं? ये आपके मैमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए एडिबल डेलिकेसीज भी हो सकती हैं, ये खाने की भी काम में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ सम, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि आप अगर एल्गी की बात करें तो 70 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी आपके खाने के काम में आ रही थी, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर बहुत ही कम स्पीसीज हैं जो कि खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एक जो आपकी स्पीसीज है जिसको आप स्फेगनम बोलते हो, जो कि एक मॉस है, ओके, इट प्रोवाइड पीट, ये आपको पीट प्रोवाइड करता है। और पीट क्या है? पीट आपका इनिशियली फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, और पीट की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, कल आपने हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ा था इन एल्गी, जिनको हम एल्जिन और कैराजिन कह रहे थे। जो आपका ब्राउन एल्गी था उससे आपको एल्जिन मिल रहा था, और जो आपका रेड एल्गी था उससे आपको कैराजिन मिल रहा था। यहां पर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला एक कंपाउंड है जो कि आपको किससे मिलता है? स्फेगनम से मिलता है, जिसको आप पीट बोलते हैं। ये आपका पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता था इन ट्रांसशिपमेंट फॉर अ लॉट ऑफ मटेरियल्स। समझ लो कि आपको किसी चीज को भेजना है एक शिप में, एक जहाज में, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप जब शिप चला रहे हो आपको पता है कि आपको ट्रांसपोर्ट में 1 महीने का टाइम लगेगा, रास्ते में हो सकता है कि समुद्री बरसात का आपको सामना करना पड़ जाए, या फिर ऐसा कोई पानी जो है वो आकर आपकी चीज से टकराकर उसे खराब करने की कोशिश करे, तो उस पानी को आपको रोकना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना है। जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं वो पानी को एक, जो आपका मटेरियल है उसके ऊपर जो कवर है ना, उस कवर में ही सोख लेंगे, मटेरियल तक वो पानी पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए स्फेगनम का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके 2 काम हैं, पहला काम एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, दूसरा इनिशियली इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता था। तो फ्यूल और ट्रांसशिपमेंट मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल, सिर्फ इन 2 बातों को आप लोग याद रख सकते हो। ये आपका स्फेगनम है जो आपको यहां पर दिखाया हुआ है, और ये आपकी पीठ है जो बनती है। ये जो पीठ है इससे आप कवर कर सकते हो, इसका एक डेंस मैट बनाकर आप कवर कर सकते हो अपने सामान को, जिसकी भी आपको रक्षा करनी है। ये देखो प्लांट सक्सेशन, मैंने आपको क्या बताया था? जब भी सक्सेशन होगा किसी जगह पर,
यानी किसी भी बंजर जमीन पे जब फसल आना स्टार्ट होगी या फिर लाइफ आना स्टार्ट होगी, प्लांट्स आना स्टार्ट होंगे, सबसे पहले कौन आएगा? लाइकन और ब्रायोफाइट। सो ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो बेयर रॉक है यानी ऐसी बंजर जमीन है, पत्थर है जहां पर कभी भी लाइफ नहीं रही है, ऐसी बंजर सॉइल है, मिट्टी है जहां पर पहले कभी भी कोई वेजिटेशन नहीं रही है, उसके ऊपर मॉसेज यूजुअली आते हैं और आपके लाइकन्स आते हैं और ये उन रॉक्स को तोड़ तोड़कर मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, एज वेल एज आपका हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लाइकन यूजुअली एसिड सिक्रीट करता है जो कि आपका डिसॉल्व कर लेगा पत्थर को, एंड ब्रायोफाइट जो है वो मैट का काम करते हैं, राइट। तो जब प्राइमरी सक्सेशन होती है, यहां पर देखो अगर पहले लाइफ नहीं थी तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या आया? यहां पर आपका एल्गी और थोड़े बहुत ब्रायोफाइट आए, लेकिन बाद में जब ब्रायोफाइट आपका एक डेंस मैट बना चुका है तो इस प्रकार की आपको एक वेजिटेशन, एक कवर देखने को मिल जाता है लैंड के ऊपर। क्योंकि मॉसेस जो हैं ये आपके डेंस मैट बनाते हैं तो ये सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। ये बात हम इनिशियली कर चुके हैं कि मिट्टी को बहने से बचाना है हमें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फसलें उगानी पड़ेंगी या फिर कोई भी प्लांट उगाना पड़ेगा जो कि अपनी रूट से, अपने राइजॉइड से पकड़ के रखे मिट्टी को। तो मिट्टी को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? आपका यहाँ पर मॉस करता है, विच इज अ काइंड ऑफ ब्रायोफाइट। तो हमें अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से दो प्रकार के ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कशन करनी होती है। पहला जो ब्रायोफाइट है लिवरवर्ट और दूसरा जो है ये मॉसेस। लिवरवर्ट में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज मार्केंशिया, जिसका डायग्राम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड मॉसेस के अंदर आपको फ्यूनेरिया और स्फेगनम का एग्जांपल विद डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में भी जानेंगे कि इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस हिसाब की होती है और इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है। सिंस आपने जनरल पर्सपेक्टिव पढ़ लिया है ब्रायोफाइट का, तो ये दोनों चीजें आपको मस्त एकदम क्लियर हो जाएंगी, इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो लिवरवर्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिवरवर्ट्स लाइक एनी यूजुअल ब्रायोफाइट, ये मॉइस्ट जगह पर ग्रो करेंगे क्योंकि ब्रायोफाइट मॉइस्ट, शेडी, डैम्प प्लेसेस पर ही ग्रो करा था। तो मॉइस्ट प्लेस है, शेडी प्लेस है, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स यानी कोई अगर आपका बहता हुआ पानी का सोर्स है उसके किनारे पर, क्योंकि वो भी आपका फिर डैम्प में आ गया। मार्शी ग्राउंड, मार्शी ग्राउंड मतलब जहां पर छिछला पानी भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं रहता, पानी के जो पैचेस आपको देखने को मिलते हैं वो मार्शी ग्राउंड में आ गया। डैम्प सॉइल यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी है, वही बातें हो गई। बार्क ऑफ ट्रीज जहां पर आपका प्लांट का जो वस्कुलर सिस्टम है उसके साथ कनेक्शन ये बना लेते हैं। अल्टीमेटली जो आपका प्लांट का ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत इनकी ग्रोथ हो सकती है, वहीं पर ये जो है ग्रो करना प्रेफर करते हैं। एंड डीप इन द वुड्स, अब वुड्स का जो डीपर पार्ट है जहां पर वो पानी को कोएगुलेट करके रखते हैं ना, पानी को इन द सेंस जकड़ के रखते हैं, वहां पर ये पाए जाएंगे। यानी इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना है क्योंकि सारी बातें हम लोग जानते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट को कहते हैं हम लोग क्या? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। लैंड पर सर्वाइव कर सकता है लेकिन ऐसे लैंड के पार्ट पर जहां पर पानी हो, ये सारे के सारे उसी के एग्जांपल्स हैं। आपको याद करना है तो डीप इन द वुड याद कर सकते हो आप लोग। बार्क ऑफ ट्रीज हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में दिखा चुके थे, ये मैं आपको प्रीवियसली भी दिखा चुका था। बचे हुए आपको आई डोंट थिंक याद करने की जरूरत है, बचे हुए सारे हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके थे। प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, ये बात भी हमारी क्लियर थी, ये भी बेसिक एस्पेक्ट से ही उठाई हुई है, जैसे कि मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में हमने देखा था कि इसकी जो बॉडी थी आपकी गैमेटोफिटिक बॉडी है, और यहां पर क्या है, इस गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर ये छोटा सा रिसेप्टेकल प्रेजेंट है जिसको आप क्या बोल रहे थे? इस रिसेप्टेकल को आप कह रहे थे गैमा। ओके, और इस गैमा के अंदर यानी इस गैमा कप के अंदर, ओके सो इट इज गैमा कप, इस गैमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट थे? गैम्यूल्स। ओके, गैम्यूल्स प्रेजेंट जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। थैलस जो होता है मेरे दोस्त, ये डॉर्सिवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड होता है टू द सबस्ट्रेटम। ये बात यूजुअली बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन इस बात का वजूद अब बहुत छोटा लगने लग जाएगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात जो है विद डायग्राम समझा दूंगा। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस फैक्ट कि इस बात में कुछ भी ऐसा नहीं था डरने लायक, बस आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स को क्लियरली देखना होता है। वर्ड टू वर्ड चलते हैं। डॉर्सिवेंट्रल, दो तरीके के पत्ते होते हैं दोस्त। एक होते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल इन द सेंस ये आपका एक पत्ता है, ये आइसोबाइलेटरल है क्योंकि मेरा ये हाथ यहां से देख लो चाहे ये हाथ यहां से देख लो, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अब यार ये बकैती मत करना कि एक में अंगूठी पहन रखी है दूसरे में नहीं पहन रखी, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब है तुम यहां से हाथ को देखो, यहां से तुम ये नहीं बता पाओगे कि दोनों में से राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, इफ यू आर नॉट सीइंग इट क्लियरली। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, राइट? इट इज आइसोबाइलेटरल, इट इज आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब सेम, बाय का मतलब दोनों साइड, लेटरल का मतलब लेटरल साइड्स की बात हो रही है कि अगर आप इसे लेटरली देखें तो दोनों साइड्स अलग है।
दूसरे प्रकार का जो पत्ता होता है ये होता है आपका डॉर्सोवेंट्रल या डॉर्सीवेंट्रल, कुछ भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। डॉर्सीवेंट्रल मतलब इसका डॉर्सल साइड तो अलग दिखेगा, यानी जिस साइड ने सन को फेस कर रखा है वो तो अलग दिखेगा, और वेंट्रल साइड अलग दिखेगी। अब मेरा ये वाला हाथ देखो, ये वाला जो हाथ है ये अलग दिखाई दे रहा है, और ये वाली साइड अलग दिखाई दे रही है। इस पे ग्रिप अलग है, इस पे ग्रिप अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, राइट। इस पे रेखाएं हैं, इस पे रेखाएं नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस व्हिच यू कैन सी। तो ये समझ लो डॉर्सल सरफेस है, तो ये वेंट्रल सरफेस हो गया। सिमिलरली जो मार्केंशिया की बॉडी है इसमें भी डॉर्सो वेंट्रल अपीयरेंस होती है, जो कि लिवर वर्ट का सबसे खास एग्जांपल है, एनसीईआरटी में अकेला ही एग्जांपल है। डॉर्सो वेंट्रल कैसे याद करोगे? इसकी जो नीचे का भाग है, यानी ये तो तुम्हें ऊपर का दिखाई दे रहा है, तुम मार्केंशिया को देख रहे हो ऊपर से तो तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे रूट लाइक राइजोइड्स हैं। तो अगर तुम मार्केंशिया को उठाकर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा यार नीचे तो एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें से राइजोइड निकल रहे हैं, तो ये इसका कौन सा सरफेस हो जाएगा? वेंट्रल सरफेस हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस हो जाएगा। लेकिन डॉर्सल सरफेस जब तुम देखोगे तो तुम्हें वहां पर गैमा कप और गैम्यूल्स देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? नीचे आपके राइजोइड्स हैं, जबकि जो कि उसे नीचे टिका रहे हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच कर रहे हैं, एंड ऊपर आपके क्या है? गैमा कप्स है, गैम्यूल्स है। तो दोनों सरफेस अलग हो गए ना, दोनों के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? डॉर्सिवेंट्रल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। अप्रेस्ड का मतलब पिचका हुआ है, यानी ये अगर सबस्ट्रेटम है, ये अगर जमीन है, तो मेरा मार्केंशिया घास की तरह फैला हुआ है, लेकिन ये इरेक्ट नहीं है, ये बाहर उभरा हुआ नहीं है। इनकी बॉडी फैली हुई रहती है, अप्रेस्ड यानी कि जमीन से टिकी हुई है। तो मार्केंशिया यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सबस्ट्रेटम से एकदम टिका हुआ है, बहुत ऊपर नहीं आया हुआ, एक डाली की तरह। तो इट इज क्लोजली अप्रेस्ड एंड डॉर्सिवेंट्रल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि जो आपका ऊपर वाला सरफेस है उस पर आपको गैमा देखने को मिल जाएगा, नीचे रूट्स देखने को मिल जाएंगे, तो दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यानी इनके जो लीफी मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसा हमने देखा दैट ये वुड लॉग्स के ऊपर या ट्रीज के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। जो इनके लीफी मेंबर्स हैं जिनमें पत्ते हैं, जिनके गैमेटोफाइट में अच्छे खासे पत्ते हैं, उनमें क्या है? उनमें आपके लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, क्योंकि ट्रू लीफ तो है नहीं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे जो 2 रोज में होंगे ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो समझ लो कि ये अगर आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें 2 रो के ऊपर इस हिसाब से आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है? यहां पर ये आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ये क्या है? यहां पर ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक अपेंडेजेस यहां पर आपको देखने को मिले। ये भी आपका लीफी मेंबर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। डन। अब रिप्रोडक्शन देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? इतनी देर से सुन रहे हैं गैमा कप गैमा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज आपकी फ्रेगमेंटेशन में, तो जो थैलस है, ओके, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, या फिर जो गैमा है ये भी गैमा कप से बाहर निकल सकते हैं और ये ग्रो कर सकते हैं। तो गैमा क्या होते हैं? गैमा आपके ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, या आपके असेक्सुअल बड है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल जैसा तो कुछ है नहीं, 2 गैमेट की फ्यूजन और फॉर्मेशन नहीं हो रही है यहां पर। तो ये वो असेक्सुअल बड है जो कि छोटे छोटे गैमा कप नाम के रिसेप्टेकल पे आपको देखने को मिलते हैं ऑन द थैलस। तो अगर आप मार्केंशिया की डॉर्सल साइड को देखो, अपर साइड के ऊपर आपको ये गैमा कप देखने को मिलेगा, दिस इज द गैमा कप। और इस गैमा कप के अंदर ये जो छोटे छोटे आपके असेक्सुअल बड्स है, मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बड, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके गैमा कहलाते हैं। और ये आपका पूरा का पूरा थैलस है, ये जो है आपका लीफ लाइक थैलस है, गैमेटोफिटिक थैलस है, किस चीज का? आपका मार्केंशिया का, यानी एक लीवर वर्ट का। तो जब ये गैमा निकल जाएंगे पेरेंट बॉडी से, यानी जब ये गैमा रिलीज हो जाएंगे गैमा कप से, तो जितने भी गैमा जमीन पर गिरेंगे, जितने भी गैमा आपके डैम्प सॉइल पर गिरेंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे और उतने ही ज्यादा ब्रायोफाइट, उतने ही ज्यादा लीवर वर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस डायग्राम को हम लोग भली भांति जानते हैं, इन दोनों डायग्राम्स को हम लोग प्रायर बेसिस पे डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर भी सेम कहानी होती है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है ये सेम या डिफरेंट थैलस पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मार्केंशिया है, तो इसमें मेल थैलस अलग था, फीमेल थैलस आपकी अलग थी। एंड कोई ऐसा हो सकता है ब्रायोफाइट जिसमें दोनों साथ भी प्रेजेंट हो, ऐसी भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर जो स्पोरोफाइट है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट था ये क्या था? जो अटैच था आपका फुट है, ये स्पोरोफाइट जहां से अटैच है, दिस इज फुट। ये जो आपकी डंडी है इसे आपने क्या बोला था? सीटा। और ये जो आपका पर्टिकुलरली पार्ट है, राउंड पार्ट, इसे आपने स्पोर होल्डिंग कैप्सूल बोला था, इसके अंदर आपके
स्पोर्स बन रहे थे वाया मियोसिस। तो फुट, सीटा और कैप्सूल आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये जो कैप्सूल है इसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस अगर होगी तो स्पोर्स आपके बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर आपके बन जाएंगे। अगर आपका हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करता है तो ये क्या बनाएगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लिविंग। क्यों? क्योंकि ये ब्रायोफाइट है मेरे दोस्त। अगर आप ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो तो गैमेटोफाइट इसका डोमिनेटिंग फेज है, तो आप गैमेटोफाइट की जब बात करेंगे तो ये डोमिनेटिंग होगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा। और अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसे किसी की भी जरूरत नहीं है, ये आपका फ्री लिविंग ही कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, ये आपका फ्री लिविंग गैमेटोफाइट हो जाए। डन। आगे देखो मॉसिस के बारे में। दिस इज द सेकंड कैटेगरी। ओके, मॉसिस। यहां पर जो एग्जांपल आप लोग होल्ड करते हो मॉसिस के अंदर, वो आपका फ्यूनेरिया क्या है एंड स्फेग्नम का है। उनको स्टैंडर्ड मानकर हम इनकी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। द प्रिडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। मॉस एक ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट है तो ब्रायोफाइट के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ज्यादातर। गैमेटोफाइट उसमें डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्री लिविंग होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी और आपका लिवर वर्ड के अंदर भी। अब इसके अंदर दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज जो है इसे आप कहते हैं प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। ये बात आपने बिल्कुल सुनी होगी, क्योंकि प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस कहां सुना है आपने? आपने ये बात सुनी है फ्रेगमेंटेशन में। यानी जब आप रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर में आपको फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, और वहां पर 3 एग्जाम्पल सबसे कॉमन आते हैं। एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें एक तो फिलामेंटस एल्गी आ गया, फिलामेंटस एल्गी आ गया। दूसरा यहां पर क्या आ गया, फंजाई आ गया। और तीसरा यहां पर क्या आ गया, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, राइट। तो ये जो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस है ना, इसके बारे में अब आपको जानना है कि मॉस जो है विच इज द ब्रायोफाइट, इसकी प्रोटोनेमा स्टेज कौन सी होती है। तो जो पहली स्टेज है जो कि डायरेक्टली आपकी स्पोर से डेवलप होती है ना, दैट इज प्रोटोनेमा। ये आपकी इनिशियल स्टेज होती है। इसमें भी आपको फर्दर देखने को मिल जाएगा प्राइमरी प्रोटोनेमा, जो कि एकदम जो डेवलप हुई है स्पोर से, एंड जब वो ज्यादा डेवलप हो जाती है देन इट इज सेकेंडरी प्रोटोनेमा। उसके बाद इस पर लीफ आने लग जाते हैं, जिसे आप लीफी स्टेज बोल सकते हैं। तो प्रोटोनेमा आपकी थोड़ी लेस डेवलप्ड होती है। ओके, इसमें से भी प्राइमरी इज इवन लेस डेवलप्ड, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा, उसके बाद आपकी लीफी स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर देखो, ये अगर आपका थैलस है, ये अगर आपका गैमेटोफिटिक थैलस है किसी भी ब्रायोफाइट का, ये आपके राइजॉइड हो गए यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गए। इस गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर समझ लो आपके गैमेटोफाइट्स लगे हुए हैं। ओके, गैमेटोफिटिक अगर चीज है तो इसके ऊपर गैमेटोफाइट होगा ना, इससे गैमिट बनेगा। तो इससे समझ लो एंथ्रीडियम बन गया जिसके अंदर स्पर्म है, तो ये आपका मेल गैमिट हो गया। एंड आपका आर्किगोनियम है जिसके अंदर एग है, ये आपका फीमेल गैमिट हो गया। अब ये जो स्पर्म है, यानी ये जो आपका एंथ्राजॉइड है और ये जो आपका एग है, ये दोनों जाकर के फ्यूज हो जाएंगे। अगर ये दोनों जाकर के फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा मेरे भाई, स्पोरोफाइट बनेगा ना। अगर ये दोनों फ्यूज हो गए तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो फर्दर आपका डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के फिर से 3 पार्ट हैं। आपका सबसे बेसिक पार्ट जो आपका फर्टिलाइजेशन साइट के बाद जहां से निकल रहा है, वो जो अटैचमेंट वाला पॉइंट है, दैट वाज फुट, जो कि हमने लिवर वॉर्ट में भी देखा था। देन आपका फुट के बाद फर्दर आपका सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो ये किसके अंदर हो रहा है काम, ये आपका कैप्सूल के अंदर हो रहा है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस ये थोड़ा सा हल्का सा रिपीट हुआ है। तो प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोटोनेमा स्टेज क्या है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, यानी समझ लो आपका जाइगोट बना है, डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, इस डिप्लॉयड जाइगोट से आपके काफी सारे सेल्स बने, तो आपकी क्या बनी, स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई। इस स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर मियोसिस हुई तो क्या बन गया, आपका हैप्लॉइड स्पोर बन गया। अब ये हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करता है ना मेरे दोस्त, ये हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करता है तब आपका क्या बनता है, इस हैप्लॉइड स्पोर की जर्मिनेशन के बाद क्या बनता है, प्रोटोनेमा। और उसमें भी क्या बनता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा। उसमें भी बनता है प्राइमरी प्रोटोनेमा, यानी जस्ट अभी आपका स्पोर जर्मिनेट ही हुआ है। तो यहां पर जो ग्रीन स्टेज है ये आपकी हल्की सी इस हिसाब से फिलामेंटस और ब्रांच दिखाई देगी। इस हिसाब से ये फिलामेंट बना देता हूं मैं, यहां पर ब्रांच बना देता हूं, और ये ग्रीन और क्रीपिंग स्टेज है, यानी ये जमीन के ऊपर रेंग रही है, इसमें से कोई चीज निकल नहीं रही, ये इरेक्ट नहीं है। तो कैसी हो गई है, क्रीपिंग ग्रीन हो गई, यानी ये जमीन पर रेंग रही है हरे कलर की घास की तरह। ब्रांच है
और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, यानी आपकी इस प्रकार की अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, इस प्रकार की ब्रांचिंग इस पे हो रही है और इसमें फिलामेंट भी हैं जैसे कि आपके एल्गी के अंदर या फंगस के अंदर होते हैं। फिर फर्दर जब ये ग्रो करेगी और बड़ी हो जाएगी तो आप इसको क्या बोलने लग जाओगे, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ ग्रेट हाइट्स आप इसे बोलने लग जाओगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। जब ये अच्छी खासी डेवलप हो जाती है, जब इसके ऊपर बड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा जब बनेगी ना, इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर लेटरल बड आ जाता है। ओके, और इस बड से, ओके, इस बड से अपराइट यानी ऊपर की साइड स्लेंडर एक्सिस निकलेगी जिसमें स्पाइरली अरेंज लीफ प्रेजेंट होंगे। इसे आप लीफी स्टेज इसलिए कहते हो क्योंकि इसके अंदर स्पाइरली अरेंज लीफ प्रेजेंट। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड एंड दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। अब इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स जो है आ जाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, दिस इज मेल गैमेटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पे मेल गैमीट बना जिसका आपने नाम दे दिया एंथ्राजॉइड। फीमेल गैमेटोफाइट से गैमीट बना जिसको आपने नाम दे दिया एग। अब ये जो एंथ्राजॉइड है, ये जो एग है, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। इन दोनों के फ्यूजन के बाद आप इसे क्या बोलने लग जाएंगे, जाइगोट। आपने इसे जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, इसे डिप्लॉयड इन नेचर, इफ इट इज डिप्लॉयड इन नेचर इट विल बी शोइंग माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोसिस शो करेगा। माइटोसिस शो करने के बाद ये क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बन गई। स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में मियोसिस हुई और क्या बना, आपका हैप्लॉयड स्पोर बना। अब ये हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया। ये हैप्लॉयड स्पोर जब जर्मिनेट किया तो इसने हल्की सी क्रीपिंग ग्रीन स्टेज बनाई, हल्का सा जर्मिनेट हुआ है जस्ट। इसे आपने क्या बोल दिया, प्राइमरी प्रोटोनेमा बोल दिया, प्राइमरी प्रोटोनेमा बोल दिया। ओके, फर्दर ये प्राइमरी प्रोटोनेमा जब डेवलप हुआ तो एक क्रीपिंग ग्रीन स्टेज तो था ही, जमीन पर रेंग तो रहा ही था, ये ब्रांच भी है और आपका क्या है, ये हल्का सा फैला हुआ फिलामेंटस भी है। तो ये ब्रांच फिलामेंटस क्रीपिंग ग्रीन स्टेज है। इसके ऊपर कोई लीफ नहीं है फिलहाल तक कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेक्स ऑर्गन्स इसके पास नहीं है। ये आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहलाता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहलाता है। इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर क्या आया, इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर डेवलप हुआ एक लेटरल बड। ओके, ये जो आपका लेटरल बड है, इस लेटरल बड से फिर क्या निकलेगा, आपका इरेक्ट पार्ट निकलेगा। ओके, आपका अपराइट पार्ट निकलेगा जिसके ऊपर आपके स्पाइरली अरेंज इस हिसाब से लीव्स भी हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स भी हैं और आपके सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, और आपके सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। और इसके नीचे अच्छे खासे राइजॉइड्स भी हैं। तो ये राइजॉइड कैसे हैं, मल्टी सेलर तो होंगे ही, ये तो कोई टेंशन नहीं है, मल्टी सेलर तो होंगे ही, ब्रांच भी हैं इस पर। ओके, इसे आपने क्या बोल दिया, इसे आपने लीफी स्टेज बोल दिया, ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई। तो दो स्टेजेस कौन सी हुई, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा में पहली प्राइमरी प्रोटोनेमा, दूसरी सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा से निकलता है आपका लेटरल बड जिससे आपकी लीफी स्टेज बनेगी। ये आपको याद करना होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में दिया हुआ, बट आई होप यू गॉट टू नो इट वेरी वेल। एक और बार रिवाइज कर लो। प्रोटोनेमा स्टेज में क्या हुआ, डायरेक्टली आपका स्पोर से बनी, स्पोर जर्मिनेशन से क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस स्टेज। छोटी वाली प्राइमरी प्रोटोनेमा जब बड़ी हो गई आफ्टर जर्मिनेशन, अच्छी खासी क्रीप कर करके साइज बड़ा हो गया और लेटरल बड्स आने लगे, तो उसे आप सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलेंगे। प्राइमरी प्रोटोनेमा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती, उसके ऊपर आपको बड स्टेज देखने को नहीं मिलती। जैसे ही आपके सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे लेटरल बड आया, उस बड के जर्मिनेशन से अपराइट स्लेंडर एक्सिस देखने को मिली जिसपे स्पाइरली अरेंज लीफ थी, इसीलिए इसे लीफी स्टेज बोला गया। एंड आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड भी यहां पर देखने को मिले, सेक्स ऑर्गन भी यहां पर आपके एस्टेब्लिश हो गए। ये आपकी दो स्टेजेस हो गई, किसकी, मॉसिस की। ओके, रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब देखो यार, सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैसी थी, मेरी बात गौर से सुनना बहुत ही ज्यादा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैसी थी, क्रीपी ग्रीन ब्रांच, लेकिन चौथा वर्ड क्या था, फिलामेंटस। बात समझ में आई, फिलामेंटस एल्गी और फंगस की तरह ये भी तो फ्रेगमेंटेशन कर सकती है ना। अगर फिलामेंट की बनी हुई है, अगर इसकी बॉडी फिलामेंट्स की बनी हुई है, तो एक एक फिलामेंट टूट टूट कर एक एक नया फंगस बना लेगा ना, एक एक सॉरी नया मॉस बना लेगा ना, जस्ट लाइक फंगस, जस्ट लाइक फिलामेंटस एल्गी। ये भी तो कर सकता है, इसके साथ नाइंसाफी क्यों करें भाई, तू भी बना।
राइट, तो फ्रेगमेंटेशन बढ़िया हो जाएगी। तो फिलामेंटस है इसीलिए फ्रेगमेंटेशन किया, तो डरना नहीं है, चीज़ों को लॉजिकली समझना है। बडिंग क्यों हुई? बडिंग इसलिए हुई क्योंकि लेटरल बड आता है ना इस पे, अभी तो पढ़ के हटे हैं, लेटरल बड आएगा तभी तो आपकी लीफी स्टेज बनेगी। तो ये भी बात करेक्ट है, ये भी हमारी पढ़ी हुई है। नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो सारी बातें एक के ऊपर एक लेयर बनाकर चढ़ती हुई चली जाती है। अब रिप्रोडक्शन देखो सेक्सुअल वाला, सेक्सुअल में कोई टेंशन है नहीं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंथ्रीडिया आपका मेल पार्ट है, आर्किगोनिया आपका फीमेल पार्ट है। ये लीफी शूट के एपेक्स पर प्रेजेंट होंगे, यानी ये अगर लीफी शूट है तो इसके एपेक्स पे, इसके टॉप पार्ट पे क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको? मेल और फीमेल पार्ट्स मिलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी मेल से आपका क्या आया? एंथ्राजॉइड आया, आर्किगोनियम के अंदर फ्यूज हुआ, जाइगोट डेवलप होगा और जाइगोट आपका डिवाइड कर करके स्पोरोफाइट बना लेगा। स्पोरोफाइट के फिर वही तीन पार्ट, आपका जो अटैचमेंट वाला पार्ट है इसे फुट बोल दिया, बीच वाली स्टॉक को सीटा बोल दिया, एंड ऊपर वाला जहां पर स्पोर बनेगा इसे कैप्सूल बोल दिया। फुट सीटा कैप्सूल हो गया। अब स्पोरोफाइट जो है मोसिस का, इट इज मोर इलेबोरेट देन लिवरवर्ट। ये दुनिया में कहीं भी कोई नई बात इसे नहीं बताएगा कोई बायोलॉजिस्ट, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम चीजों को एडवांस ऑर्डर में पढ़ते हैं, ये बात बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं। किंगडम की बात देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, लोअर टू हायर। प्लांट की बात देखो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लोअर टू हायर। अब ब्रायोफाइट के अंदर भी जाओगे, लिवरवर्ट और मोसिस, तो मोसिस बाद में पढ़ते हो तो आपको एडवांस ही देखने को मिलेगा ना, तो लिवरवर्ट से ज्यादा एडवांस है आपका कौन? आपका मोसिस, राइट। तो ये बात आपकी ऑटोमेटिकली डन हो जाती है, सबके केस में सही रहती है। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, अब ये देखो फुट सीटा कैप्सूल, तो कैप्सूल के अंदर तो स्पोरेंजिया थे और उसी में स्पोर बन रहे थे। कैप्सूल के अंदर ही मियोसिस होती है, उसी के अंदर स्पोर बनते हैं, कोई नई बात नहीं है। मॉसिस हैव मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, राइट, यानी लिवरवर्ट में उतना ज्यादा स्पोर डिस्पर्सल का अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। यहां पर स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म भी काफी अच्छा माना जाता है। ये बात भी आपकी ट्रू है, यही दोनों बातें एक जैसी। तो आपसे कोई पूछ ले कि लिवरवर्ट हैज मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म या मॉसिस हैव मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म, इनके नाम याद कर लो, लिवरवर्ट, मॉसिस, सीक्वेंस में आप इन्हें एक सीक्वेंस में पढ़ते हो। मॉसिस बाद में आ रहा है, ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसका मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म होगा और वही ज्यादा एडवांस भी होगा, उसका स्पोरोफाइट भी ज्यादा एडवांस होगा। अगर इसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलेबोरेट है, ज्यादा एडवांस है, तो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म भी तो ज्यादा एडवांस होगा। कॉमन सेंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, तुम नहीं कह रहे, हमारा दिमाग, हमारी सेंसेस कह रही है हमसे ये, और वो गलत नहीं होंगी इस केस में, राइट, बिकॉज इट इज अ जनरलाइज्ड पैटर्न। दो एग्जांपल यहां पर एनसीईआरटी में दिए हुए थे जो मैं बार बार आपको बता रहा था। पहला स्फेग्नम, स्फेग्नम जी से क्या बन रहा था? स्फेग्नम जी से बन रहा था पीट। और यहां पर हमने देखा था कि आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम ब्रांच पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांच पे भी। जैसे मार्केंशिया के एग्जांपल में मेल थैलस अलग था, फीमेल थैलस अलग था, लेकिन यहां पर अगर आप स्फेग्नम की बात करें तो स्फेग्नम में एंथ्रीडियल ब्रांच यानी मेल और आपकी आर्किगोनियल ब्रांच यानी फीमेल एक है। एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, ये आपका बायसेक्सुअल है, लेकिन लिख लो यहां पर स्फेग्नम बायसेक्सुअल है। डायग्राम में तो दे रखा है ना, कम से कम डायग्राम में तो दे रखा है, तो इसे आप बायसेक्सुअल या मोनोइशियस बोल सकते हो, मोनोइशियस। डन। फ्यूनेरिया देखो, फ्यूनेरिया की तो हम लोग बात कर चुके हैं। ये आपका यहां तक लीफ है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गैमेटोफाइट हो गया, लीफी स्टेज हो गई। इसके ऊपर यहां पर फुट है, जहां पर अटैचमेंट है, जहां से ग्रो हुआ है स्पोरोफाइट। ये आपका सीटा है एंड ये आपका कैप्सूल है, इसके अंदर मियोसिस होगी, इसके अंदर मियोसिस होकर स्पोर बनेंगे और ये स्पोर आपके डिस्पर्स हो जाएंगे, जगह जगह पर फैलेंगे। यहां पर पॉलीट्राइकम भी आपका एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस यू कैन ऑल्सो नोट। ओके, ये आपको एज एन एग्जांपल एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ है, यहां पर हमने डायग्राम भी उसका ऐड कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप ब्रायोफाइट समझ चुके हैं तो टेरिडोफाइट समझना आप लोगों के लिए खेल है। इट्स अ केक वॉक फॉर यू गाइस। यू जस्ट नीड टू रीड द थिंग्स केयरफुली, यू जस्ट नीड टू लिसन द थिंग्स केयरफुली। याद आपको ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, ज्यादातर चीजें कॉमन है और जो चीजें कॉमन नहीं है वो हम बेसिक्स में समझ चुके हैं। जैसे कि आपका जो ब्रायोफाइट था उसके अंदर गैमेटोफिटिक फेज ज्यादा डोमिनेट था। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर आपका जो डिप्लॉयड फेज है, जो आपका स्पोरोफिटिक है, ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो कुछ चीजों में तो आपका फर्क पड़ेगा, लेकिन लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है ना, कि आपके गैमेटोफाइट से ही गैमीट्स बनेंगे, फिर वो फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी तो स्पोर बनेगा, स्पोर के डिस्पर्सल के बाद, जर्मिनेशन के बाद दोबारा गैमेटोफाइट, वो सारी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। वो सारी जो स्लाइड्स हैं वो हमारी झटपट निकल जाएंगी। तो टेरिडोफाइट के अंदर क्या है? हॉर्स टेल्स और फंस, जैसे आपके लिवरवर्ट्स और मॉसिस थे ब्रायोफाइट के अंदर,
यहाँ पर हॉर्स टेल्स और फर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका एक हॉर्स टेल है, ये आपका एक फर्न है, ओके, जिसमें आपकी अच्छी खासी लीव्स देखने को मिलती है। टेरिडोफाइट जो है ये आपकी कूल प्लेसेस पर मिलेंगे। इनमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी ब्रायोफाइट पढ़ाते टाइम इनिशियली कि इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, मैंने यही वर्ड लिखे थे, इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्यों है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड? क्योंकि इन्हें भी पानी की भरपूर जरूरत है मेरे दोस्त, और इनके पानी की पूर्ति करने के लिए आपको पानी के आसपास ही रहना पड़ेगा। इनके भी जो मेल गैमिट है उनको आपको ट्रांसफर करना है वाया वाटर मीडियम ओनली। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इनमें जो प्रोथैलस बनता है, ओके, ये काफी एडवांस है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट। तो अब हम थैलस से ऊपर उठ चुके हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट इज लाइक कंप्लीट थैलस, उनके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि प्रोथैलस नाम की एक स्टेज होती है, जब वो डेवलप करती है ना, जब वो ग्रो करती है, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी तैयार कर लेती है। यहां से हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। यहां पर आपको जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिल जाएंगे, यानी यहां पर वस्कुलर टिश्यूज का भी विकास हो चुका है। यहां पर आपके वस्कुलर टिश्यूज जो है जाइलम और फ्लोएम, उनका भी विकास हो चुका है। जाइलम जो कि आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम जो है आपका ऑर्गेनिक कंटेंट, यानी आपका फूड जो होती है, शुगर जो होती है, इनको ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। कहा गया था ये वो पहले प्लांट थे जो लैंड के ऊपर रहने लग पड़े। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम थी। इनका क्या फर्क पड़ता है जी? इनका ये फर्क पड़ता है कि राइजोइड आपकी पकड़ तो बना दे रहा था, लेकिन आपके वाटर को एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। राइजोइड एब्जॉर्प्शन करता है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन एक वेल डेवलप्ड रूट और एक नॉट डेवलप्ड रूट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो राइजोइड्स आर ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्टिव इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन पर्पस, ओके, दे आर वेरी एक्टिव इन डूइंग वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन। लेकिन रूट जो है ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करती है, प्लस जाइलम जो है इसका काम क्या रहता है, रूट में जो आपने पानी पकड़ा है उसे स्टेम के टिप पर पहुंचा देना। तो इनकी बॉडी अब कॉम्प्लेक्स हो सकती थी क्योंकि उतनी हाइट तक पानी पहुंचा सकते हैं, राइट। छोटी हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए आपको नीचे से पुश लगाना पड़ता है, जिसे आप रूट प्रेशर बोलते हैं, उससे बहुत कम लेंथ तक पानी पहुंचता है। लेकिन जब आप बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम क्या कराता है, अपना बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके पानी को ऊपर की साइड भेज देता है। अभी भी हमारे पास जो प्लांट्स है, चाहे वो 130 मीटर के हों, चाहे वो 120 मीटर के हों, 100 मीटर के हों, उन सब तक जो है प्लांट एकदम एक एक लीफ के टिप तक पहुंचाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जाइलम एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल, जिसको आप फर्दर आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर यह है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के तौर पर ये आपके आ चुके थे, एस्टेब्लिश हो चुके थे, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम का विकास हो चुका था, राइट। अब देखो, इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, यानी हैप्लॉन्टिक थे ये। लेकिन इन टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज जो है, यानी मेन प्लांट बॉडी जो है, ये स्पोरोफिटिक है, ये डिप्लॉयड है, और इसमें आपकी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलती हैं। दीज ऑर्गन्स आर हैव वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली बात क्या है कि ब्रायोफाइट आपका हैप्लॉन्टिक है और ये आपका टेरिडोफाइट डिप्लॉन्टिक है, ये बात हम लोग इनिशियली कर चुके थे। ट्रू रूट स्टेम लीफ, यानी कि ये आपका नॉट थैलॉइड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये बात हम लोग प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं। ऑर्गन्स जो है इनमें वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज हैं, यानी आपके जाइलम और फ्लोएम आ चुके हैं, ये बात भी हम लोग लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं। तो इसमें हमें कुछ भी नया नहीं मिला। लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, यानी टेरिडोफाइट की लीव्स जो है, ट्रू लीव्स जो है, ये छोटी भी हो सकती हैं। इन्हें आप माइक्रोफिल्स कहते हैं। फिल्स का मतलब लीफ, याद नहीं होता तो क्लोरोफिल का एग्जांपल याद कर लो। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो लीफ में पाया जाता है। तो माइक्रोफिल का मतलब क्या है, ये लीफ में है, ओके। एंड आपका माइक्रो मतलब छोटे, यानी छोटे छोटे साइज के लीफ है। फॉर एग्जाम्पल सेलाजिनेला। तो यहां पर जो आपको सेलाजिनेला दिखाया हुआ है, यहां पर जो लीफ है, ट्रू स्टेम रूट लीफ तो है ही, यहां पर छोटे छोटे लीफ आपको दिखाए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे। लेकिन जब आप बात करते हो फर्न्स की, तो इनमें मैक्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। जब मैंने आपको लास्ट स्लाइड दिखाई थी, तब मैंने बोला था यहां पर जो लीफ है, इनका विकास काफी अच्छा है। सिमिलरली यहां पर जो फर्न्स है, इनमें जो लीफ है, ये आपके अच्छे खासे बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आपको याद करना है। फर्न्स आप ना भी याद करें, मैक्रोफिल्स में चलेगा, लेकिन माइक्रोफिल में सेलाजिनेला इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल आएंगे, जहां पर सेलाजिनेला साल्विनिया का आपको नाम याद करना रहता है, दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल्स मैं बताता चलूंगा, यहां पर मैं इसको फर्स्ट टाइम हाईलाइट कर रहा हूं। सेलाजिनेला का नाम याद करना है, माइक्रोफिल्स में लिख लो, ओके, सेलाजिनेला का नाम याद करना है। अब देखो, दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी इनसे दवाइयां भी मिल सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपका रेटल स्नेक फन जो है, ऑस्ट्रिच फन जो है, ब्रैकन फन जो है, इनसे आपको दवाइयां मिल सकती है। ये मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। आप ब्रायोफाइट में देख चुके थे कि ब्रायोफाइट जो थे ये आपके बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, सॉइल को बाइंड कर रहे थे, डेंस मैट बना रहे थे। सिमिलरली यहां पर देखो, दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब इन पे सोना चांदी हीरे मोती नहीं जड़े हुए होते। ऑर्नामेंटल का मतलब खूबसूरत होते हैं, आपकी घर की शान को बढ़ाते हैं। अगर आपके घर में रखे हुए होंगे, उगे हुए होंगे, तो लोग इन्हें देखकर बोलेंगे वाह क्या पौधा है। जैसे ये वाला देखो यार, एस्पेरागस फर्न, कितना प्यारा लग रहा है, अलग से इसकी शेप है, नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है। ड्रायोप्टेरिस की अगर आप बात करोगे, एरिथ्रोसा की, नाम ही एरिथ्रोसा यानी लाल कलर का प्लांट है। जब कोई आपके घर पे विजिट करेगा, कोई गार्डन में आएगा और आपके घर में देखेगा एरिथ्रोसा प्लांट लगा हुआ है, ड्रायोप्टेरिस, अल्टीमेटली यू विल बी कैप्चर्ड बाय इट्स ब्यूटी। लाल कलर का आपको बहुत अच्छा प्लांट देखने को मिलेगा। एक्टिनोप्टेरिस, इसकी लीफ देखो यार किस हिसाब से, सारी की सारी एक जगह से रेडिएट कर रहे हैं, जैसे एक जापानी पंखा आता है, तो जापानी पंखे जैसी इसकी लीव्स होती हैं। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी उगाए जा सकते हैं। ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये इनकी वैल्यू है, जिससे कि आप इन्हें प्रायोरिटी दें और आप इन्हें लगाएं। रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो, तो स्पोरोफाइट जो है, विच इज द मेन प्लांट पार्ट राइट नाउ, स्पोरोफाइट जो है ये स्पोरेंजिया बियर करेगा। यानी इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया मतलब एक सैक जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दे आर सबटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल। ये बात समझनी है। एक आपका जो स्पोरोफाइट है, यानी पूरी प्लांट बॉडी है, लेट्स से इट इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, उसमें स्पोरेंजिया है। जैसे कि आपका फुट सीटा कैप्सूल में कैप्सूल वाज वर्किंग एज अ स्पोरेंजिया, यहां पर आपका जो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, इसके चारों ओर लीव्स हैं। लीव्स ने इन्हें घेर लिया है, ओके। और लीव्स ने इन्हें इस तरीके से घेर लिया है कि स्पाइरली अरेंज हो गए हैं और इन्होंने एक कैप्सूल बना लिया, राइट। तो क्या होता है समझ लो, यहां पर सेंटर पे ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर माउस इज स्पोरेंजिया, इसके अंदर और स्पोर्स है, राइट, दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ऊपर ये वाली लीफ आई, चिटली उंगली, ये वाली लीफ आई, ये वाली 5 लीफ आ गई, ये वाली लीफ आई, और समझ लो ये स्पाइरली अरेंज है एक दूसरे के ऊपर ऐसे। इस प्रकार से जो लीव्स हैं इन्होंने घेर लिया है इस स्पोरेंजिया को। तो स्पोरेंजिया व्हेन दे आर लाइक सबटेंडेड बाय लीव्स, राइट, घेर ली जाती हैं और लीव्स के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं, तब आप इन्हें कैप्सूल बोलने लग जाते हो। तो ये जो लीफ है इन्हें आपने क्या बोला, स्पोरोफिल। स्पोरो क्योंकि स्पोरेंजिया को घेर रही हैं, फिल्स का मतलब अभी बताया था, फिल लीफ, यानी आपकी ऐसी लीफ जो कि स्पोरेंजिया को घेरे। तो यहां पर देखो ये आपकी ट्रू रूट है, ओके। ये आपकी यंग लीफ है, छोटी छोटी लीफ, यानी यहां से और अभी प्लांट का बढ़ना बाकी है, अभी टेरिडोफाइट बना नहीं है, लेकिन ये वाला अच्छे से ग्रो कर चुका है। इसकी बड़ी बड़ी लीफ है, आपको मेगा फिल यहां पर देखने को मिल गई है, बड़ी लीफ, जो कि आपको फर्न्स में देखने को मिल रही थी यूजुअली। तो फर्न जैसी लीव्स यहां पर है, तो हम बता सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ फर्न। यहां पर आपकी क्या प्रेजेंट है, सोराय प्रेजेंट है। सोराय को आप प्यार से, अगर सिंगल है तो इसे सोरस भी बोल सकते हो, राइट। सिंगल है तो आप इसे सोरस भी बोल सकते हो, सिंगुलर अगर है तो। सोरस का मतलब, सोरस एक ऐसी बॉडी है, सोरस एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर मल्टीपल स्पोरेंजिया भरे हुए हैं। यानी ये अगर एक सोरस है, ये अगर एक सोरस है, तो इस सोरस के अंदर मल्टीपल स्पोरेंजिया हैं, इस सोरस के अंदर मल्टीपल स्पोरेंजिया हैं या मल्टीपल स्पोरेंजियम हैं, और इनके अंदर मल्टीपल स्पोर्स हैं, इनके अंदर मल्टीपल स्पोर्स। ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है, ओके। तो यहां पर देखो ये जो सोरस है इसके अंदर आपको स्पोरेंजिया एंड उसके अंदर स्पोर देखने को मिलेगा। दिस इज लाइक कवर्ड विद लीव्स, व्हेन इट इज कवर्ड विद लीफ इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉबिलस और कोन। सो कुछ केसेस के अंदर, ज्यादातर केसेस में पड़ा रहेगा लीफ के ऊपर नॉर्मली। देखो ये सोरस जो है लीफ के ऊपर नॉर्मली पड़े हुए हैं, तो ठीक है, बोल दिया स्पोरोफिल है उसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ केसेस में जब ये लीफ स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे, इन सम केसेस जब स्पोरोफिल आपके डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ले और इस स्पोरेंजियम को घेर लें, इसे आप स्ट्रॉबिलस या कोन कहते हो। फॉर एग्जांपल सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम। सेलाजिनेला का नाम अभी कहां पर आया था, माइक्रो लीफ में, यानी माइक्रोफिल में। इसका नाम दोबारा से किस में आ गया है, स्ट्रॉबिलस और कोन में, अलोंग विद इक्विसेटम। एनसीईआरटी के 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सेलाजिनेला का एग्जांपल देखो, सेलाजिनेला में ये स्ट्रॉबिलस है, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहां पर जो सेंट्रल पार्ट है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पोरेंजिया,
और ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या बना रहा है, ये आपका स्ट्रोबिलस या कोन तैयार कर रहा है, राइट। तो देखो यार लीफ किस प्रकार से अरेंज हो गई है, सारी की सारी घेर लिया है किस हिसाब से स्पोरेंजिया को, तो ये आपका क्या बन गया है, स्ट्रोबिलस या कोन बन गया है। सिमिलरली आपका जो इक्विसेटम है, इक्विसेटम में दीज आर राइजोम्स, ओके। ट्रू रूट होती है इनके अंदर, जब तक वो आपकी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो, उन्हें राइजोम भी बोल सकते हैं, ओके। राइजोम का मतलब ये रहता है कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो आपके, इन सम केसेस दे आर यूनिसेलुलर आल्सो, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी इस प्लांट के केस में, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स एंड राइजोम्स आर प्रेजेंट, जो कि आपके काम करते हैं इन द लोअर पार्ट, यानी जमीन से अटैच करने में राइजोम काम करेगा, एंड यहाँ पर आपको राइजोइड्स और रूट देखने को मिल जाएंगे, ओके। एंड ये जो राइजोम है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम आता है, ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। राइजोम आपने सुना भी होगा अलग अलग प्लांट्स के अंदर। ये आपकी ब्रांच है, तो यहां से जहां से आपकी ब्रांच या लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं, नोड। ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, और इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस रहता है इसे आप क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसे आप बोलते हैं इंटरनोड। ये वाला इंटरनोड है, ये वाला इंटरनोड। डन। ये ऊपर जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना, जहां पे छोटी छोटी लीव्स आकर के अटैच हो गई, दिस इज स्ट्रोबिलस। इसे आप कोन भी बोलते हैं, क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है ना लीव्स, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अब ये लीफ जैसी ना भी दिखाई दे तो कोई ताज्जुब नहीं है। ये देखो, ये तो आपकी नॉर्मल लीफ है, अब देखो नॉर्मल पत्ते जैसे दिखाई दे, लेकिन ये आपकी नॉर्मल लीफ नहीं है। नीचे से देखो, नीचे से नॉर्मल है, लेकिन ऊपर अब नॉर्मल हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई ना, डार्क दिखाई दे रही है। सिमिलरली यहां पर जो लीव्स है ये अलग है, लेकिन अब इन्होंने जुड़ करके कुछ अगर बना लिया है तो ये डिफरेंशिएट हो जाती है, तो ये आपकी नॉर्मल लीफ जैसी नहीं दिखाई देंगी, दे आर डिफरेंशिएटेड। तो इन्होंने डिफरेंशिएट होकर क्या बना लिया है, स्ट्रोबिलस या कोन बना लिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर डिफरेंशिएशन दे मे लुक डिफरेंट, ओके। अब देखो यार, स्पोरेंजिया जो है, दे प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। सिंपल सी बात है, कुछ आपके ऐसे सेल्स होंगे स्पोरोफाइट के, कुछ आपके स्पोरोफाइट के ऐसे सेल्स होंगे जिनमें स्पेसिफिकली मियोसिस होगी जो स्पोर बनाएंगे, तो उन्हें आप बोल देते हैं स्पोर मदर सेल, जिनके अंदर मियोसिस हो सकती है। इन्हें मियोसाइट सेल्स या मियोसिस मदर सेल्स भी कहा जाता है। तो इनके अंदर मियोसिस होगी, डिप्लॉयड आपके स्पोर मदर सेल से आपका क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड स्पोर बन जाएगा। अब ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, एंड ये क्या बनाता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। यानी अब इसने प्रोथैलस बना लिया। अब ये प्रोथैलस कैसा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब इतना छोटा है कि दिखाई भी ना दे ठीक से, आंखों पे जोर डालना पड़ेगा। वेरी स्मॉल, ओके, वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी। लेकिन हम मल्टी सेलुलर है क्योंकि यूनिसेलुलर स्टेजेस यहां पर एब्सेंट होती है, हम एल्गी से बहुत आगे आ चुके हैं। फ्री लिविंग होगा इनिशियली, क्योंकि प्रोथैलस जो है आपका अलग है, ये स्पोर से जर्मिनेट हुआ है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे गैमेटोफाइट ही बनाना है, तो अपना खाना इसे स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा। तो थैलॉइड गैमेटोफाइट है विच इज मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर ये आपका फोटोसिंथेटिक होता है। जैसे ये आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा फर्न के प्रोथैलस का, ऐसा आपका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा फर्न के प्रोथैलस का। इसके आगे मैं आपको लेबलिंग भी दिखा दूंगा। तो समझ लो कि ये आपका स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई तो स्पोर बना। अब इस स्पोर से क्या बना, गैमेटोफाइट बना। ये गैमेटोफाइट आपका कैसा है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, क्योंकि हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेटिक। ये आपका देखो ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई तो दे रहा है, ओके। लीफ लाइक थैलॉइड स्ट्रक्चर आपका बनता है, यानी लो लेवल का स्ट्रक्चर है, लो लेवल का स्ट्रक्चर। लेकिन आगे अब जब ये प्रोथैलस, प्रोथैलस बना है, क्योंकि प्रो यानी प्रिमिटिव फॉर्म है आपकी, नॉट सो डेवलप्ड फॉर्म है। जब ये प्रोथैलस अब ग्रो करेगा तब जाके आपका अच्छा खासा प्लांट बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। ये फर्न का प्रोथैलस है जो हमने जस्ट अभी देखा था, इसका एक्चुअल डायग्राम देखो, यहां पर इस प्रकार से कट लगा हुआ है, ये कट आपका ये वाला है, और नीचे से आपके जो लीव्स है दोनों के दोनों दोनों डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दोनों डायरेक्शन। सिमिलरली ये वाले जो लीफ है आपके दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज एपिकल नॉच, ओके। ये एपेक्स है, ये इसका टॉप है, ये इसका एपिकल नॉच है, यानी एपेक्स पे एक नॉच बना हुआ है, एक अलग से डिप्रेशन बनी हुई है, ओके। यहां पर ग्रोइंग पॉइंट होता है, यहां से आपके लीफ जो है ग्रो करते रहते हैं। यहां पर फीमेल पार्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है, यहां पर फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहता है, यहां पर आपका मेल पार्ट प्रेजेंट रहता है। नीचे आपके राइजोइड्स हैं, बिकॉज ये आपका इनकॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो सब कुछ यहां पर कंप्रेस्ड फॉर्म में है। राइजोइड है, आपके मार्जिन है, पोस्टीरियर मार्जिन, आपके लेटरल मार्जिन है, आपकी कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है। इन सबको आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है एपिकल पॉइंट है, एपिकल नॉच इसे कहते हैं, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम एंड राइजोइड, बस।
मार्जिन आपको पता रहती है, क्योंकि वो किनारा है तो उसे मार्जिन ही बोला जाएगा, इसमें कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल की गई। अब प्रोथैलस जो है, इसको ठंडी, डैम्प और शेडी जगह चाहिए। कुछ याद आया? कूल, डैम्प एंड शेडी, ये वो सेम जगह है जहां पर ज्यादातर ब्रायोफाइट और ज्यादातर टेरिडोफाइट ग्रो करते हैं। आपको कुछ अलग से याद ही नहीं करना है। ऑल्सो इट नीड वाटर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके जब अब आपके आर्किगोनिया एंथ्रीडियम में जब फर्दर गैमीट बनेंगे, इनको जब आपको फर्दर यूटिलाइज करना होगा तो गैमीट के ट्रांसफर के लिए पानी भी चाहिए। इसीलिए टेरिडोफाइट्स का लिमिटेड होता है या रेस्ट्रिक्टेड होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन। क्यों? क्योंकि इन्हें भी ब्रायोफाइट की तरह पानी चाहिए। ओके, तो इनके प्रोथैलस में तभी ग्रोथ होगी जब पानी होगा। सो गैमेटोफाइट जो है यानी प्रोथैलस जो है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बोलिया, ये हमने देख लिया। एनसीईआरटी से ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए अलग से डायग्राम लगा दिया है। यहाँ पर फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन बकायदा दिखाई दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, राइट? तो मेल और फीमेल रिस्पेक्टिवली यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेल और फीमेल हो गए हैं तो गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन का काम होगा। तो वाटर जो है, ये एंथ्राजॉइड जब बनेंगे आपके एंथ्रीडियम के अंदर, तो उन्हें जो है माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक पहुंचा देंगे, यानी वाटर इज द मीडियम, इसीलिए तो इसकी जरूरत है। और एंथ्राजॉइड जो है, ये आपका एग के साथ फ्यूज कर लेगा इन द आर्किगोनियम और जाइगोट बना लेगा। यानी जो मेल है वो फीमेल के पास जाता है, तो मेल जो आपका एंथ्राजॉइड था वो आपका आर्किगोनियम के पास गया और वहां पर जाइगोट बन गया। अब आर्किगोनियम तो अपनी जगह पर ही थी ना, वो तो नहीं हिली। तो अल्टीमेटली क्या है, जो जाइगोट है वो आपका आर्किगोनियम में ही बना है। समझ लो, ये आपका आर्किगोनियम है इस हिसाब की। ये आपका आर्किगोनियम है, इसके अंदर आपका समझ लो एग था। अब यहां पर आपका एंथ्राजॉइड आया और अंदर चला गया। अगर ये एंथ्राजॉइड अंदर चला गया तो यहीं पर तो आपका जाइगोट बनेगा ना, यहीं पर तो आपका डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। अब तो आपका मेल का जो गैमीट था ये तो दूर से ट्रेवल करके आया है, लेकिन जो जाइगोट बना है ये तो फीमेल की लोकेलिटी पर ही बना है ना। तो यहीं पर सारे डेवलपमेंटल फेजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जाइगोट जो है डेवलप्स टू अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो इसके अंदर ग्रोथ होती है जाइगोट के अंदर, और ये अच्छे से डिफरेंशिएट होकर मल्टीसेलुलर स्टेज बना लेता है। तो यहां पर देखो, आपका कोई स्पोर जर्मिनेट हुआ तो इससे गैमेटोफाइट बने, गैमेटोफाइट प्रोथैलस बन गया। अब गैमेटोफाइट प्रोथैलस के अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट प्रेजेंट थे, मेल भी प्रेजेंट था, फीमेल भी प्रेजेंट थी। अब इस मेल फीमेल के गैमेट जो है एक्सचेंज हुए, ये वाले आपके स्पर्म आ गए और एग आ गए, और इनमें जब आपकी फ्यूजन हुई तो अल्टीमेटली जो आपका स्पोरोफाइट है, यहां पर जो जाइगोट था इसमें स्पोरोफाइट बनना स्टार्ट हो गया। और ये जो स्पोरोफाइट था फिर फर्दर आपका ग्रो कर जाएगा। इस स्पोरोफाइट के अंदर फिर स्पोर बनेंगे बाय मायोसिस, एंड अल्टीमेटली मियोसिस के बाद ये स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे और जर्मिनेट करके अपनी साइकिल दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। यही आपका सिद्धांत है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट है इनमें दोनों स्पोर्स एक जैसे होते हैं, यानी मेल और फीमेल स्पोर्स एक जैसे होते हैं। इन्हें बोलते हैं आप होमोस्पोरस। होमो का मतलब होता है सेम। तो इसमें कोई मेल के लिए अलग से माइक्रोस्पोर्स नहीं होते, फीमेल के लिए अलग से मेगास्पोर्स नहीं होते, मेल के लिए अलग से माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होते, फीमेल के लिए अलग से मेगास्पोरेंजिया नहीं होते। इनमें आपके दोनों के दोनों, चाहे मेल स्पोर्स हो चाहे फीमेल स्पोर्स हो, आपके एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन काफी ऐसे टेरिडोफाइट है जिनमें दो अलग अलग काइंड के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर। मेगा वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू फीमेल, तो आपका फीमेल इसे थैलस प्रोथैलस बनाते हुए देखा जा सकता है, एंड माइक्रो इज रिलेटेड टू मेल, तो मेल जो है ये बना लेगा। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन इसे कहा जाता है, यानी डिफरेंट जो है यहाँ पर स्पोर्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट कि इसको बिना हाईलाइट किए हुए शायद मैं ना रुक पाऊं, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। जब मैं आपको सेलाजिनेला पढ़ा रहा था माइक्रोफिल्म में, तभी मैंने आपको बता दिया था आगे ये नाम आएगा और इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो यार, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपलसरी, राइट? तो यहां पर जो है सेलाजिनेला, इसमें देखो माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो है इसमें देखो आपका छोटा सा स्पोर है, ये मेल स्पोर कहलाता है। एंड जो आपका मेगास्पोर है ये देखो बड़ा है, ऊपर से इसके ऊपर कुछ एक्सटेंशंस भी लगी हुई है, तो ये आपका मेल से अलग होता है। तभी तो दोनों अलग है ना, तभी तो हेट्रोस्पोर बोला। अगर ये दोनों एक जैसे दिखाई देते तो आप इन्हें हेट्रोस्पोरस क्यों ही बोलते? ये आपका सेलाजिनेला है जो आपने माइक्रोफिल्म में देखा था, ये आपका साल्विनिया। ओके, जहां पर आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, थैलॉइड दिखाई दे रहा है।
ओके, अब देखो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जो है ये जर्मिनेट करते हैं एंड दे गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। मेगा मैंने आपको बताया था फीमेल से रिलेटेड है, माइक्रो मेल से रिलेटेड है, तो ये बात हमारी क्लियर थी, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। फीमेल गैमेटोफाइट जो है दे आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब अगर आपका स्पोरोफाइट है, उस स्पोरोफाइट के ऊपर जो फीमेल पार्ट है ये अलग अलग टाइम के लिए रिटेन कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर ही तो फ्यूजन होती है, समझते हो? तो बाद में इसको रिलीज किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंटल फेजेस फीमेल गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट अपने ऊपर अलग अलग टाइम के लिए रिटेन कर लेगा, क्योंकि यहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, राइट, ये डोमिनेंट है। तो गैमेटोफाइट को अपने ऊपर रखेगा जब तक इसको डेवलप ना करा दे, इसकी हेल्प ना कर दे, और जब गैमेटोफाइट की हेल्प कंप्लीट हो जाएगी तब आपका इसे रिलीज कर देगा। ये बेसिक सिद्धांत है। ओके, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट डेवलप्स, वही बात आ गई, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई थी ना, एंथ्राजॉइड इसके पास तैयार करके आया था, तो जाइगोट जो है यहीं बनेगा और एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है वो भी यहीं पर होगी। एंड दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, यानी सीड हैबिट यानी सीड के बनने की जो बेसिक प्रक्रिया है वो कहां स्टार्ट हुई? वो आपकी जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, जहां पर नेकेड सीड आपको मिलेंगे। एंजियोस्पर्म में आपको कवर्ड सीड देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो सीड हैबिट है कि आगे आने वाले प्लांट्स में सीड हो सकता है, वो आपका टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर लिया। जैसे अब आपके फ्रूट्स बनते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, उन फ्रूट्स के अंदर ही सीड होता है, रिटेन कर लिया जाता है, तो सीड को आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो फॉर जर्मिनेशन पर्पज। ओके, सिमिलरली जो आपके सीड और फ्रूट बनते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर आपकी जो है फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट एम्ब्रियो इनको जो है काफी टाइम के लिए रिटेन कर लिया जाता है ऑन द स्पोरोफाइट। और यही आपका प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट था। इस पे आपका 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट किस पर्टिकुलर प्लांट की कैटेगरी में देखने को मिलता है? टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि अब आप बढ़ रहे थे सीड हैबिट की तरफ, तो इनसे भी ज्यादा जो डेवलप्ड देखने को मिलेंगे उनमें आपको सीड देखने को मिल जाएगा। यानी अब जिम्नोस्पर्म जब आएंगे, इससे भी ज्यादा जो डेवलप्ड प्लांट्स रहेंगे उनमें सीड देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करने लगे, दूसरा सीड हैबिट के दो कारण थे। पहला, इन्होंने मेल फीमेल को सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी दो अलग अलग स्पोर्स इन्होंने ले लिया अपने अंदर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। पहला तो ये था। दूसरा ये था कि इन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करना स्टार्ट कर दिया अपने अंदर ऑन देयर स्पोरोफाइट, ऑन स्पोरोफाइट। ये जो थे आपके एकदम बढ़िया किसके? सीड हैबिट के प्रिकर्सर थे। प्रिकर्सर बोला है यानी यहां पर सीड आया नहीं है, लेकिन प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब आगे चल के आएगा। प्रिकर्सर का मतलब होता है जो आगे गिव राइज करता है, जो शुरुआत करता है। तो ये प्रिकर्सर है, ये पायनियर्स है, आगे चल के जिम्नो में देखने को भी मिल जाएगा। लाइकोपोडियम कोन देखो, यहाँ पर होमोस्पोरस है, सारे स्पोर एक जैसे हैं, देखो कोई फर्क ही नहीं है, सारे स्पोर एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो सेलाजिनेला के कोन में डिफरेंट है। ये वाला आपका नॉर्मल है और ये वाला आपका 3 भागों में बटा हुआ है। ये वाला आपका नॉर्मल है, ये वाला आपका 3 भागों में बटा हुआ है। ये वाला आपका नॉर्मल है, ये वाला आपका 3 भागों में बटा हुआ है, एंड सो ऑन। तो देयर इज हेट्रोस्पोरस अरेंजमेंट इन सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। जो आपको याद करना था वो हमने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया। टेरिडोफाइट का जो रिप्रोडक्शन है, इसकी एक साइकिल हम लोग दोहरा लेते हैं। समझ लो मेरे दोस्त, यहां पर आपको एक देखने को मिला पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्लांट का जो है गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। ओके, या फिर यहां पर बोल दिया हमने कि ये जो स्पोरेंजियम था ये आपका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर था। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर डिप्लॉयड, इसमें क्या हुई? मियोसिस हुई। इसमें अगर मियोसिस हुई तो आपको क्या देखने को मिला? स्पोर देखने को मिला, हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट किया तो आपका जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? मेल थैलस और फीमेल थैलस बना लेगा, राइट, गैमेटोफाइट बना लेगा। तो इसमें मेल और फीमेल समझ लो दोनों एक में ही है। तो इसके गैमीट अब आपके वाया माइटोसिस बनेंगे, इसके गैमीट वाया माइटोसिस बनेंगे। मेल और फीमेल गैमेट तैयार हो गए तो आपके एग के पास, यानी कि आपका जो आर्किगोनियम है, इसके पास क्या पहुंचा दिए गए? स्पर्म पहुंचा दिए गए, यानी एंथ्राजॉइड पहुंचा दिए गए। ये दोनों जब साथ में आकर के मिले तो जाइगोट बन गया। अब फीमेल के पार्ट में ही जाइगोट बन गया, इसीलिए तो फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन किया जाता है। ये क्या है? गैमेटोफाइट ही तो है, इसको रिटेन किया जाएगा। समझे कि क्यों फीमेल को रिटेन किया गया? वाई फीमेल इज रिटेन्ड, ये बात समझ में आ गई?
क्योंकि फीमेल में ही आपके सारे के सारे सेक्सुअल प्रोसेसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो यंग एम्ब्रियो बना, सेल डिवीजन हुई, फिर यहाँ पर वही आपका फुट सीटा आपको देखने को मिल गया अल्टीमेटली। ओके, एंड यहाँ पर जो आपके कैप्सूल्स होंगे, इनके अंदर जो स्पोरेंजिया थे, उनके अंदर से फिर पर्टिकुलरली आपके स्पोर निकल के यहाँ पर इस साइकिल को डेवलप करना। ओके, तो यहाँ पर आपका फुट सीटा कैप्सूल बना, इससे पूरा स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट में मियोसिस होने के बाद आपका स्पोर बन गया, एंड अगेन ये साइकिल इसी हिसाब से जो है चलती रहेगी। अगेन दिस साइकिल इज गोइंग टू हैव द वेरी सेम पैटर्न। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार दोबारा देखने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका ये स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के अंदर से आपके मियोसिस के थ्रू स्पोर बने। ये स्पोर जब जर्मिनेट हुए तो मेल और फीमेल आपके पार्ट्स बनने स्टार्ट हो गए। ये जो मेल और फीमेल पार्ट थे, ये जो मेल और फीमेल पार्ट थे, ये गैमेट्स आसपास गए और इन्होंने फ्यूजन कर ली। तो यहाँ पर आपका जाइगोट बना, जाइगोट के बाद आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई, और क्योंकि डिप्लॉयड सेल थे तो इन्होंने डेवलप कर करके आपकी पूरी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दोबारा तैयार कर ली। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में फिर दोबारा से मियोसिस, दोबारा से स्पोर्स, स्पोर्स से फिर जर्मिनेशन से दोबारा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के फ्यूजन से दोबारा स्पोरोफाइट, एंड सो ऑन। इस हिसाब से चक्कर आपका चलता गया। यहाँ पे आपको बात बस ये याद करनी है कि डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट है आपका डिप्लॉन्टिक फेज यानी स्पोरोफाइट, और रिसेसिव कौन सा है आपका गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉन्टिक फेज, जबकि ब्रायोफाइट में उल्टा था। ये बात आपको यहाँ पर बस समझनी है। तो एक छोटी सी जो वीडियो लेक्चर है वो आपकी और आएगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे अबाउट जिम्नोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म के बारे में तो हमें नहीं पढ़ना। एंजियोस्पर्म के बारे में सर क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में 3 चैप्टर्स हैं पूरे पूरे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। एंजियोस्पर्म को अभी नहीं पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया वो तो पढ़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस हमारे पास है। देन आपके पास आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक सीरीज। इन दोनों टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम 1 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ओवर। सो आई होप दैट यू कवर्ड दिस ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ऑल टुगेदर साथ साथ, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, दैट इज विद अश्योरिटी। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पढ़ाने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है। प्लांट किंगडम जो कि बहुत कम टाइम आता है, बिकॉज दीज आर बोरिंग चैप्टर्स, इस बात को कबूल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, these are very boring. Plant physiology is very interesting, but yes, systematics is not that interesting. I am trying my level best to make it interesting. अगर आपको अच्छा लग रहा हो, you can go to the app store, you can give us the 5-star rating. आप वहाँ पर अपने जो अलग अलग दोस्त हैं उनको रेकमेंड कर सकते हो हमारे कोर्सेज, एंड आप या तो अगर फ्री में उन्हें लेक्चर डिलीवर कराना चाहते हो तो अल्टीमेटली यू कैन गेट देम टू आवर यूट्यूब चैनल, और अल्टीमेटली वी विल क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन कमिंग टाइम। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज लेक्चर खत्म हो चुका है, ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद, शुक्रिया देखने के लिए, और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट यू आर गिविंग टू मार्क्स अप। थैंक यू।